चलिए, आपने जो पिछली क्लास है उसमें जो डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ये क्या होता है इसके बारे में, यानी हम जो पढ़ रहे हैं देश की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कानून को क्या करती है, लागू करती है उस संस्था को। और उसमें आपने पता था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, पूरी डिटेल से अपनी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है। हाँ, अब जो हमारा उसमें एक टॉपिक और रह जाता है जिसमें आप बोलते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। आज एक बार इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटर ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो संसदीय प्रणाली है, जो विधायिका हैं, जो देश अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़े वो कानून को लागू करते हैं। अब आप उन संस्था को पढ़ेंगे जो कानून को तैयार करेगी। अब कानून बनता कैसे है उनके ऊपर आपने करनी है बातें। ठीक है। हाँ, लगभग आपकी 2-3 क्लासें इस टॉपिक के ऊपर होंगी। ठीक है। हाँ, पूरे अच्छे तरीके से आपकी चीजें चल रही हैं। और पिछली बार जो मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में अपने से चर्चा करी थी, और जब हम उपराष्ट्रपति के बारे में यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, तो लास्ट में मैंने उनके आपको नाम बता दिए थे। ठीक है। हाँ, जो जो चीजें मैंने, लेकिन कार्यकाल जो टाइम पीरियड याद रखना वो राष्ट्रपति का याद रखना है। ठीक है, वो चीजें आप नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है। हाँ, वो दोनों चीजों में आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। अब हम, हाँ, कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना पीएम वगैरह के। ठीक है। हाँ, बाई चांस अपना वो दे देंगे उसमें प्रिंट में। अब हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और यदि मैं बात करूं भारत का जो महान्यायवादी है उसके लिए सिर्फ आपने 2 आर्टिकल पढ़ने हैं। एक आर्टिकल नंबर कौन सा, 76 76 और 88 यानी 88। 76 और 88 ये 2 संविधान के ऐसे आर्टिकल हैं जो किससे संबंधित है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी से संबंधित है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भाई महान्यायवादी होता क्या है। सिंपल भाषा में आप समझोगे, मैं समझाऊं आपको। भाई जो अपने देश में कानून बनाती है वो कौन बनाती है, संसद, पार्लियामेंट बनाती है। लोकसभा से बिल पारित होकर राज्यसभा में गया, और जब ये बिल पारित होता है और फिर राष्ट्रपति साइन करता है, यदि कानून सही है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि कानून में कुछ कमी है तो फिर वो कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट वहां पर फिर दखल अंदाजी करेगा। लेकिन कोर्ट कार्रवाई कब करेगा, जब वह अपना संविधान और जो कानून है वो लागू हो जाए। जब वो कानून लागू हो जाए तब वो क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, याद रखना। तो यह महान्यायवादी का काम क्या होता है, इस महान्यायवादी का जब वो बिल पारित हो रहा है संसद के अंदर, उस टाइम पर ये हमारे जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सलाह देता है भाई ये कानून सही है, गलत है। ठीक है। हाँ, यानी ये सारी की सारी, ताकि आप एक कानून बना भी दें। अपन पता है एमपी एमएलए तो कैसे होते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि गणे पढ़े लिखे तो होए को नहीं, बस अपना बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। अब वित्त मंत्री उसको बना दिया जाता है जो अपना भाई 10वीं फेलो। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो कुछ होती नहीं इनकी। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर वो बन जाता है जो +2 पास है, सिर्फ उसी से काम चल जाता है। कोई जरूरत मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होती एजुकेशन वाले इन मंत्रियों के पास है। तो यही पॉइंट आता है कि महान्यायवादी क्या होता है, ये इनको सलाह देता है भाई आप इस तरीके का कानून। बाई चांस कभी सरकार के ऊपर कोई केस हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर सरकार तो कोर्ट में नहीं जाएगी, तो सरकार की तरफ से कौन जाता है, महान्यायवादी जाता है कोर्ट में। कभी भी ऐसा हो जाता है। या फिर आपका क्या हो जाता है, जो महान्यायवादी कोई भी सरकार का क्या करता भाई, कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी मदद करता है। इसलिए पहला पॉइंट यही याद रखना है। बस महान्यायवादी क्या होता है भाई, जो हमारी केंद्र सरकार है उसको कानून की सलाह देता है, एडवाइस देता है। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है इंडिया का, वो कौन होता भाई, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछेगा यहां पर, वो यहां पर चलो देखते हैं, एक मिनट। आपसे क्वेश्चन निकल कर आएगा यहां पर, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है यहां पर, देखिए आपसे पूछा जाएगा कि देश का सर्वोच्च, हाईएस्ट, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है,
कानून अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। ऑप्शन ए दे देगा आपको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दे देगा आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी आपको दे देगा देश का कानून मिनिस्टर, कानून मंत्री, और ऑप्शन डी दे देगा आपको यहां पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और आप ये सोचेंगे भाई देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज से बड़ा तो कोई कानून का जानकार होता ही नहीं, इसलिए आप किस पे चले जाएंगे? या तो इस पे चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, गनखरे फिर ये भी मिला लें भाई, कानून शब्द है, कानून मिलने लग रहा है, इस पर टिक करो, शब्द से शब्द मिला देंगे। तो यानी इस चीज को आपने अच्छे से याद रखना, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी क्या होता है? बड़ा होता है कानून के मामले में, ठीक है। हाँ, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है भाई? महान्यायवादी। और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह पद आपने कहां से लिया है? तो ये आपने ब्रिटेन से। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बताइए महान्यायवादी पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। केंद्र सरकार में तो काम करता है ये, राज्य सरकार में जो काम करता है उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। कैग नहीं, कैग एक अलग चीज होगी, हाँ एडवोकेट, तो एडवोकेट जनरल बोल देंगे उसको, और ये अटॉर्नी जनरल है। अब यदि हम बात करें इस महान्यायवादी का, पहला प्रश्न बनेगा किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। देश का क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी होता है। हमारी जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार का ये वकील भी होता है। कई बार प्रश्न आता है कि बताइए केंद्र सरकार का वकील किसे कहा जाता है? केंद्र सरकार का जो वकील कहा जाता है वो भी हमारे किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है, याद रखना भाई इस बात को भी। अब देखिए यहां पर इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनके ऊपर आप बात करते हैं। अटक रहा भाई, चलो अब हम बात करें यहां पर, देखिए ध्यान से अगला पॉइंट, कि जो हमारे महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उससे संबंधित जो आर्टिकल 2 याद रखने हैं आपके पेपर में, आर्टिकल 76 और 88 यानी 88 आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 एक जो है वो क्या कहता है इसका सर भी, जो हमारे महान्यायवादी है उसकी अपॉइंटमेंट जो की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जब इसकी अपॉइंटमेंट की जा रही है तो सलाह किससे ली जाती है भाई? प्रधानमंत्री से। प्रश्न पूछा जाएगा जब महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो सलाह किससे ली जाएगी? प्रधानमंत्री से ली जाएगी। तो बताइए महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री। अब प्रश्न इसी के अंदर दे रखा है आपका आर्टिकल 76 के अंदर ही, मतलब पूरा स्टैंडर्ड इसका 76 में ही दे रखा है, टोटली जो चीजें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि योग्यता बताइए, क्वालिफिकेशन क्या है? तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उस जज के बराबर होते हैं। जो क्वालिफिकेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वही हमारे महान्यायवादी की होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जज का टॉपिक वहां पे वो पूरी डिटेल से बातें करेंगे, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं यहां पर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो याद रखना वो क्या होना चाहिए भाई? आपका 5 वर्ष तक, ठीक है, हाँ 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में क्या रहा हो? जज रहा हो, या फिर वो 10 वर्ष तक किसी भी कोर्ट में वो क्या रहा हो? वकील रहा हो। उसी बंदे को क्या बनाया जा सकता भाई? भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। यहाँ वकील किसी भी कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकील रहा हो या फिर 5 वर्ष तक क्या रहा हो? हाई कोर्ट में जज रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता है। वही क्वालिफिकेशन किसकी होनी चाहिए भाई? भारत के महान्यायवादी की होनी चाहिए, याद रखना। अब यदि हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 76(2) जो है वो क्या कहता है भाई? इसके कर्तव्य यानी भाई महान्यायवादी के काम क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, तो महान्यायवादी के काम क्या होते हैं? भारत सरकार को क्या देना भाई?
एडवाइस देना, ठीक है, विधि संबंधित यानी कानून संबंधित सलाह देने का काम किसका होता है? महान्यायवादी का। उसके बाद भाई राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे गए जो भी कार्य हैं, ठीक है, कानूनी तरीके से, वो भी कौन करता है? महान्यायवादी। और संविधान या किसी भी विधि के तहत सौंपे गए वो भी कार्य, यानी संविधान के अंदर ये चीज सही है या नहीं है, बदलनी चाहिए कि नहीं, यानी जब भी संशोधन होता है तब भी इससे राय ली जाती है, एडमेंडमेंट होता है, ठीक है, किसी भारत के महान्यायवादी से। आपने सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है आपका एसएससी लेवल में, वो भारत सरकार को विधि सलाह देना, इसका क्या भाई प्रमुख काम है, इस चीज को याद रखना। केंद्र सरकार का वकील इसे कहा जाता है, और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 76 3 में क्या दे रखा है भाई? महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन हेतु भारत सरकार के किसी भी न्यायालय के अंदर क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। इसके पास इतनी पावर होती है, ये भारत के चाहे कोई भी हाई कोर्ट हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ हो, वहां जाकर क्या कर सकता है? सुनवाई भी कर सकता है। इस चीज को याद रखना। कोई मामला चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर याद रखना भाई, तो वो कौन कर सकता है? महान्यायवादी कर सकता है। आर्टिकल 76 4 क्या कहता है? इसमें दे रखा भाई जो कार्यकाल, इसका टाइम पीरियड, और ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया था भाई, इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, याद रखना। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। मैक्सिमम इसका कार्यकाल कितना होगा? तो याद रखना भाई 5 वर्ष, ठीक है। यदि आपके पेपर में क्या आ जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है, अटॉर्नी जनरल का टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड ऑप्शन दे दिया 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और आपका 9 वर्ष, तो याद रखना उस टाइम पर आंसर क्या देना आपने? 5 वर्ष। यदि मान लीजिए इसकी जगह पर ये दे रखा है भाई प्रसाद पर्यंत दे रखा है, याद रखना, तो उस टाइम पर 5 वर्ष उत्तर नहीं होगा, क्या होगा? प्रसाद पर्यंत होगा, याद रखना। उसके बाद इसको वेतन जो दिया जाता है वो भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। हटाना होगा तो भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। सब काम कौन करता है इसका? राष्ट्रपति करता है, याद रखना। इसकी सैलरी पूछा जाए तो याद रखना वो कितनी है भाई? वो आपकी 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्या है इसकी सैलरी है, याद रखना भाई। हाँ, एट प्रेजेंट में वर्तमान में इसका वेतन कितना भाई? 2.5 लाख है। और 2.5 लाख वेतन किसका होता है? और अन्य जो सुप्रीम कोर्ट में आदर्श न्यायाधीश होते हैं, अन्य जो जज होते हैं, उनका वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख। यानी इसको कितना वेतन मिलता है? जितना सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को मिलता है उतना ही इसको मिलता है, याद रखना। बाकी ये चीज याद रखना, शपथ हटाना और त्यागपत्र, ये सारी की सारी बातें याद रखना भाई, वो राष्ट्रपति करता है। हालांकि इसके वेतन का वर्णन संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन इसको वेतन किसके बराबर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उन्हीं के बारे में। तो ध्यान से सुनना इन चीजों को आपने अच्छे से, ये चीजें आपकी सारी की सारी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल नंबर 88। तो ध्यान से सुनना, अभी तक आपने जो बात करी इसमें वो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन होता है, तो आप कहोगे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। बताइए आपसे केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देगा? महान्यायवादी देगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका वेतन कितना होगा? 2.5 लाख। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। शपथ किसको दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा इसको? राष्ट्रपति दिलाएगा। और इसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अंतर्गत आता है, याद रखना। अब यदि हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 88 क्या कहता है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है महान्यायवादी संबंधित, सुनिए ध्यान से। इसमें दे रखा भाई महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्री, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो की बात होगी यहाँ पर, एक तो अटॉर्नी जनरल की और एक आपका किसकी भाई? केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं, याद रखना। उसके बाद किंतु मंत्री मतदान अपने अपने सदन में करेंगे, महान्यायवादी मतदान नहीं करते हैं, याद रखना इस चीज को। तो यही चीज आपने याद रखना भी, अटॉर्नी जनरल और जितने भी मिनिस्टर हैं वो अटेंड
और स्पीक कर सकते किसी भी हाउस के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको आपने समझना किस तरीके से, ध्यान सुनना। अपने देश में एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। मेरे को बताइए सरकार कहां बनेगी? लोकसभा में बनेगी, जो लोकसभा में बहुमत पेश करेगी। अब मान लीजिए लोकसभा में अपनी सरकार बनेगी बीजेपी की। अब मान लीजिए यहां पर भी तो कोई ना कोई बीजेपी का एमपी होगा राज्यसभा में, और उसको हम क्या बना देते हैं? अपना गृह मंत्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गृह मंत्री बना देते हैं। ठीक है, हाँ, इस चीज को। अब मान लीजिए लोकसभा में कोई मीटिंग चल रही है, अब गृह मंत्री किसका सदस्य है? राज्यसभा का, लोकसभा का तो नहीं है वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहां पर उस मीटिंग के अंदर भाग ले सकता है। ठीक है, हाँ। लेकिन जब वो मीटिंग चल रही है, उसमें कोई बिल पारित हो रहा है, बिल पे साइन तो करने होते हैं, लेकिन वहां पर गृह मंत्री साइन नहीं कर सकता। गृह मंत्री साइन कहां करेगा? राज्यसभा में जब वो बिल आएगा, ठीक है, उस टाइम पर कर सकते हैं। मतलब जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं वो लोकसभा की मीटिंग में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा, लेकिन वोटिंग अपना यानी जब सिग्नेचर होंगे, यस और नो करनी है, उस टाइम पर तभी करेंगे जब उनके सदन के अंदर वो बिल आएगा। ये चीज याद रखना, अन्य सदन में नहीं कर सकते। लोकसभा में अपना मतदान नहीं करेगा, अपने अपने सदन में करेंगे। दूसरी बात आती है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का होता है। ठीक है, हाँ। लेकिन जब लोकसभा की मीटिंग चल रही होगी, लोकसभा की मीटिंग चल रही होगी, उस टाइम पर क्या कर सकता है? महान्यायवादी भाग ले सकता है। जब राज्यसभा की मीटिंग चल रही होगी तब भी भाग ले सकता है, लेकिन जब यहां पर वोटिंग होगी उस टाइम पर ये अपना सिग्नेचर नहीं करेगा, मतलब अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा, वोट का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेंबर नहीं है। लेकिन मंत्री तो कहीं ना कहीं मेंबर तो मिलेगा, चाहे लोकसभा का मिलो चाहे राज्यसभा का, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के मेंबर के आप मंत्री नहीं बन सकते हो। पिछली क्लास में अपन चर्चा करी भी थी, आगे भी चर्चा करेंगे। एक मिनट, तो यहां पर पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। महान्यायवादी जब इन दोनों, क्योंकि महान्यायवादी का काम ही क्या होता है? कानूनी सलाह। अब मान लो ये अपना कोई बिल पारित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस टाइम पर आकर कह सकता है भाई इसमें ये कमियां थोड़ा सुधारो, फिर कोर्ट में जाएगा खाम खाई, ऐसे आप मेहनत करते रहे। तो इसलिए ये सिर्फ क्या करेगा? वहां पर भाग ले सकता है, अपना भाषण दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें ये कमियां हैं, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये अपने मतदान, तो बताइए हमारे जो प्रत्येक सदन के अंदर भाग कौन ले सकता है? चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, तो याद रखना मंत्री भाग ले सकते हैं और महान्यायवादी। और मतदान कौन कर सकते हैं? मतदान कौन नहीं कर सकता? तो महान्यायवादी। महान्यायवादी कभी भी वोटिंग का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात अपने संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 88 में। बात समझ में आ गई? दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है? वेरी गुड, हाँ जी बोलिए अब। हाँ, राष्ट्रपति नहीं होता, फिर राष्ट्रपति कहां करता है? नहीं, राष्ट्रपति लास्ट में क्या करेगा? साइन करेगा भाई, वो चीज सिर्फ वो लागू करेगा। ठीक है भाई, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मैं बात करूं यहां पर, लोकसभा ने वो कर दिया, बिल पारित कर दिया, किसने कर दिया? राज्यसभा ने। अब दोनों का कंप्लीट होने के बाद फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी वो बिल कंप्लीट हो चुका है, अब राष्ट्रपति ने सिर्फ उसकी मंजूरी देनी है, एक्सेप्ट करके उस चीज को लागू करना है। ठीक है, हाँ, ये पारित ये दोनों ही करेंगे। और जब इन दोनों ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने कंपलसरी है। ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या? उपराष्ट्रपति कुछ नहीं करता। ठीक है, हाँ। उपराष्ट्रपति क्यों बना रखे हैं? वो इसलिए बना रखे हैं, यदि हमारा राष्ट्रपति नहीं रहे तो इसकी जगह काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। मत का प्रयोग नहीं, उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन एक कंडीशन में करेगा। वो कब करेगा? अब देखिए, मान लीजिए अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। यदि वो राष्ट्रपति पद पे ना रहे उस टाइम पर हम क्या करेंगे? सीपी कृष्णन को भारत का क्या बना देंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे। ठीक है, इसलिए देश के अंदर कौन सा पद ला गया था? उपराष्ट्रपति का। अब यदि मान लो 5 साल तक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति रह गई तो सीपी कृष्णन करेगा क्या? इसलिए इसको क्या कह दिया गया? भाई आप राज्यसभा के सभापति बन जाइए। तो वो कहां पर रहेगा? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 245। उन 245 में हमारा सभापति नहीं होता, सभापति अलग से होता है। ठीक है, यदि वो 245 में होगा तो फिर तो वो वोटिंग भी कर सकता था, इसलिए वो कभी भी वोटिंग नहीं कर सकता। तब तक वहां वो मेंबर नहीं होता। हाँ,
एक कंडीशन पर वो क्या करेगा, अपना मत का प्रयोग करता है। ये मान लीजिए कोई बिल था और 100 मेंबर राज्यसभा के अंदर आए हुए थे, जिसमें से 50 ने कह दिया ये बिल बिल्कुल सही, हम साइन करने के लिए राजी हैं, और 50 ने कह दिया हम नहीं करेंगे, यानी उसका यस और नो कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम पर क्या करेगा, उपराष्ट्रपति अपना वोट डालेगा, ठीक है। और जैसे उसने वोट डाल दिया तो फिर क्या हो जाएगा भाई, उस जो है अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर डिसीजन, ठीक है। यानी वो यदि इस साइड डाल दिया तो मतलब बिल पारित हो जाएगा, यदि इस साइड डाल दिया तो पारित नहीं होगा, ठीक है। तो डिसीजन यानी निर्णायक बहुमत का प्रयोग कौन करता है, वो एक कंडीशन में ही करेगा, वरना कभी भी नहीं करेगा। बस याद रखना, ना तो महान्यायवादी करता है और ना ही उपराष्ट्रपति, लेकिन दोनों मीटिंगों में तो भाग लेते, उपराष्ट्रपति भी जाता है राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन मंत्री अपने मतदान का प्रयोग कहां करेगा, सिर्फ अपने ही सदन में करेगा, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का। हाँ, भाग कहीं पर भी ले सकता है, बाकी जितने मेंबर रहेंगे वो अपने ही सदन में रहेंगे, दूसरे में नहीं। ये नहीं कि राज्यसभा वाले उठ के लोकसभा में चले जाएंगे सारे 245, ऐसा नहीं होगा, वो अपने सदन में ही रहेंगे, अपने उसमें ही रहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अगली बात ध्यान से सुनना, ये अब देश में सारी सलाह यही देता है, ठीक है। हाँ, अब इसके लिए, इसके हेल्प के लिए भारत के अंदर एक पद और बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल। तो प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए होता है, ठीक है। कोई संवैधानिक पद नहीं है, याद रखना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस इतनी बात याद रखना, महान्यायवादी की हेल्प करने के लिए एक नया पद बनाया है। वर्तमान में इस पद के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका नाम है तुषार मेहता। क्या नाम है भाई, तुषार मेहता। तो बताइए, आपसे पूछा जाए मेहता, हमारे वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, न कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल तो आर वेंकटरमणी है, सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में देश के कौन है, तो तुषार मेहता। पूरे देश में एक ही होता है, ये याद रखना, सॉलिसिटर जनरल भी और अटॉर्नी जनरल भी, ठीक है, ये एक एक ही होते हैं, याद रखना। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, देश के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, देश के प्रथम महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी, देश के प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो वो आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे भाई, एमसी सीतलवाड़, ठीक है, ये तो नाम है, याद रखना। एमसी सीतलवाड़ जो है देश के प्रथम महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल थे, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी कौन रहे हैं, तो भी आंसर यही आएगा, हाँ, सबसे लंबे समय। हालांकि यहां से ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता, इसमें पहला और वर्तमान दो याद रखने होते हैं, ठीक है, याद रखना। बाकी पहला बना है तो इसलिए आप याद रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल याद रखना, कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 1963 तक लगातार रहे थे ये, ठीक है। ये अगला बात आप बात करें, एमसी सीतलवाड़ जो हैं, इसी से क्वेश्चन ये भी बना, देश के पहले महान्यायवादी, याद रखना। सबसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किसने करा था, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन, वेलकम जो करा था, अपना सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो करा था वो किसने करा था, एमसी सीतलवाड़ ने करा था। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, याद रखना भी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में हमारे जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी, तो उनका नाम क्या है भाई, आर वेंकटरमणी, वेंकटरमणी। ना वो नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है। हाँ, एक और थे, हाँ, वेंकट रहे हैं, वो आर वेंकटरमन है, ये आर वेंकटरमणी है, हाँ, याद रखना ये दो। हाँ, बाकी संदीप नाम के दो आदमी भी उसके इस बात में पता होगा, हाँ, जरूरी नहीं है भाई एक ही है। हाँ, ये चीज है, बिल्कुल ही अपना याद आना चाहिए। हाँ, इस नाम के एक व्यक्ति और भी थे, तो आर वेंकटरमणी, याद रखना ये। तो आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के क्या हैं, महान्यायवादी हैं, इस बात को याद रखना,
ठीक है। हाँ, और सॉलिसिटर जनरल कौन थे हमारे? तुषार मेहता। दोनों के नाम याद रखने हैं आपने, बस इतनी बातें याद रखनी। पहला याद रखना वर्तमान, पहले से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बताइए हमारा जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था उसका उद्घाटन किसने करा था? तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हाँ, आर्टिकल अपन एक तो 76 पूरा महान्यायवादी का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में? 76 में। और 88 में क्या है भाई? महान्यायवादी क्या कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना। चलिए, ये हमारी कार्यपालिका कंप्लीट हुई। आर्टिकल 52 से लेकर अपन 76 तक जो बातें करी थी। अब हम बात करते हैं अपना अगला जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट यानी संसद। अब अपना नई चीज स्टार्ट हो चुकी है जो देश के अंदर क्या करेगी भाई? कानून को बनाती है। जो देश के अंदर कानून को जो तैयार करती है उस संस्था को आप क्या बोलते हैं भाई? पार्लियामेंट यानी संसद बोलते हैं। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। यदि मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनना, यहां पर एक शब्द लिखा मैंने पार्लियामेंट। यदि आप अपने भारत के अंदर में आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो टॉपिक का नाम मैंने क्या डाला? पार्लियामेंट यानी संसद। यदि यह चीज आप अमेरिका में बैठे होते, पहली बात तो हम पढ़ो को नहीं अमेरिका में होते, तो बाई चांस पढ़ भी लेते तो वहां पर आप इसको पार्लियामेंट नहीं बोलते, क्या बोलते? कांग्रेस बोलते। ठीक है, क्या बोलते? कांग्रेस बोलते। यानी अपने देश में इसको पार्लियामेंट बोला जाता है, अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। अब हाँ, अलग अलग नाम होते हैं इसके हर देश के अंदर। जैसे अपनी करेंसी का नाम क्या है? रुपया। कहीं पर पाउंड है, कहीं पर डॉलर है, कहीं पर युआन है, यूरो है, अलग अलग नाम होते हैं, याद रखना। होती तो सारी करेंसी है। इसी प्रकार क्या होता है? पार्लियामेंट। तो आपने याद रखना, दुनिया के अंदर ऐसे प्रमुख देश जिनकी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है उनके ऊपर आप बात करते हैं। ठीक है। हाँ, बाकी मैं पूरी वाली लिस्ट उसमें डाल दूंगा अन्य देशों की जो इंपॉर्टेंट, लगभग 5-6 देश है वो लिखवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनना ध्यान से, अपने देश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है। हाँ, अब याद रखना, अपने देश के ऊपर कब्जा किसने करा था? किसके गुलाम थे आप? आप 1947 में आजाद हुए थे तो क्या आप गुलाम थे पहले? ठीक है, हाँ, पर पहले की बात करो मैं, हम किस देश के गुलाम थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन या इंग्लैंड के थे? बताओ। ब्रिटेन के नहीं थे? हाँ, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? एक होता है ब्रिटेन, एक होता है इंग्लैंड। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए इंग्लैंड की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए, इंग्लैंड की राजधानी। अच्छा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। नाम सुना होगा लंदन दो। हाँ, अच्छा, एक आपने सुना होगा यूके। यूके। एक आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। यानी अपना हमेशा इन कंफ्यूज होता है भाई ये चीज ही क्या है। ध्यान से सुनना भाई, यहां पर अपन बात करें तो देखिए ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके और वेस्ट इंडीज, इनमें क्या फर्क है? चलो आगे टॉपिक आप करांगे शुरू। तो इंग्लैंड एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन याद रखना देशों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्री। एक देश नहीं आता इसके अंदर, कई देश आते हैं, याद रखना। और इसमें टोटल 3 देश आते हैं। एक देश का तो नाम है इंग्लैंड, एक का नाम है वेल्स और एक का नाम है स्कॉटलैंड। और जब भी लैंड शब्द आ जाए तो याद रखना वो लगभग सारे के सारे यूरोप महाद्वीप के ही देश होते हैं मैक्सिमम। फिनलैंड की बात कर लो आप, ठीक है, आयरलैंड की बात कर लो, जितने भी आपके, स्विट्जरलैंड की। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। ठीक है। हाँ, उसके बाद इसके अंदर यदि हम बात करें यूके, यूके का मतलब क्या होता है? जब इन तीनों देशों का ग्रुप क्या कहलाएगा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अंदर यदि हम नॉर्थ आयरलैंड यानी आयरलैंड देश को और जोड़ लें तो फिर क्या बन जाता है? वो आयरलैंड को जोड़ लें तो कौन सा वो बन जाता है भाई?
यूके बन जाता है। यूके के अंदर कितने देश होते हैं? 4। ब्रिटेन के अंदर कितने होते हैं? 3। याद रखना। तो यूके और ब्रिटेन में फर्क है अपना। अपने देश पे पहले तो क्या थी, इंग्लैंड की एक कंपनी आई थी, अपने ऊपर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन के रूल लागू होते थे, ठीक है। ब्रिटेन का एक राजा होता है, हर देश का एक एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन सारे का राजा एक होगा, ठीक है, वो याद रखना। वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज भी देश नहीं है, याद रखना। यह भी देशों का एक समूह है, 7 देशों का। एक आपने नाम सुना होगा, भारत की खोज किसने करी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा। क्या नाम था उसका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वो भारत में कब पहुंचा था? 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुंचा था? भारत पहुंचा था। पता सभी को? अब सुनना ध्यान से, वेस्ट इंडीज की बात करता हूं मैं। आप जब इस पूरी धरती की बात करेंगे, इस धरती पे इंडिया इस साइड में, ये साइड कौन सी होती है भाई? ईस्ट। और ये कौन सी होती है? वेस्ट। इस साइड में कौन सा होगा? वेस्ट हिस्सा होता है। और ये है अपना यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। वास्को डिगामा और कहां से आए थे? यूरोप से आए थे, ठीक है। हाँ, पुर्तगाल से, ठीक है। पुर्तगाल एक देश है। और यहीं से एक आदमी और निकला था वास्को डिगामा से पहले, और उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। वो भी किसके लिए आया था? भारत के लिए आया था। बाकी हिस्ट्री में पढ़े, इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी। और जब वो आया था, कौन? कोलंबस। कोलंबस यहां से चला और यहां तक चलता चलता रास्ता भूल गया, मैं जाना किस साइड है। और वो ऐसे करते करते वो इस साइड पहुंच गया, और इस साइड पहुंचा तो यहां पर हमारा एक अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसको आज नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप भी कहते हैं। पनामा नहर से अलग होते दोनों। वो यहां से पहुंच गया, हाँ, वो यहां पहुंच गया, ठीक है। पहुंचना किस साइड में था? ईस्ट में। पहुंच गया वेस्ट में। यहां पहुंचते उसने खुशी मनाई, और खुशी मनाकर कहा कि मैंने भारत को खोज लिया। फिर किसी ने बताया तो भारत तो भाई ईस्ट में है, आप कहां पहुंच गए? वेस्ट में। तो इसलिए इसका क्या कर दिया, चलो इंडिया ईस्ट में, तो मैंने कौन सा इंडिया खोज दिया? वेस्ट में इंडीज है जो, ठीक है। हाँ, तो इंडीज, वेस्ट इंडीज नाम रखा गया इसका। इन द्वीपों पे पहुंचा तो उनका, तो वेस्ट इंडीज कहां पर है? अमेरिका महाद्वीप में है। और यहां के लोगों को फिर उसने कहा रेड इंडियन कहा, ठीक है। तो बताइए, रेड इंडियन कहां पाए जाते हैं? इंडिया में नहीं पाए जाते, वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। आज ही पूछा जाता है ज्योग्राफी में, एक रेड इंडियन कहां पाए जाते हैं। तो ये नाम थोड़े से आपने याद रखने हैं। अब मैं बात क्या कर रहा हूं आपको, यहां पर अपना टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाए कि बताइए, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अपने देश में भी क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन में भी इसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। कोई फर्क नहीं है। उसके बाद दूसरा हम बात करें, हमारा जो सिख पंजाब है, जो पंजाबी लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कौन सा देश में जाना पसंद करते हैं? कनाडा। तो कनाडा की संसद का नाम भी क्या है? संसद, ये पार्लियामेंट ही है। बताइए, यदि कनाडा में नहीं जाएंगे तो दूसरा देश कौन सा है? सोचो, तीनों याद कर, कहां पे? कनाडा नहीं जाओगे तो वो कौन से देश में मिलेंगे अपन है? ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी क्या है भाई? संसद ही, याद रखना। अपने बात करें, महात्मा गांधी एक बार केस लड़ने के लिए गए थे, कहां पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका। तो वहां की संसद को भी क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद एक नाम सुना होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कौन से देश से आई थी? आयरलैंड से। तो याद रखना, आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें तो वो भी आपने याद रखना, वहां पर भी क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। एक देश और याद रखना आपने, वो याद रखना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो देश है, याद रखना भाई आपने, अर्जेंटीना, वो भी याद रखना भाई, यहां पर क्या कहा जाता है? संसद। यानी ये दुनिया के ऐसे फेमस देश हैं जहां पर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, याद रखा। कौन कौन से हो गए? भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड। ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद यदि मैं बात करूं, एक दो देशों के नाम लिखूं जहां इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, कांग्रेस जो, हाँ,
अमेरिका जो है, अमेरिका, इस अमेरिका की संसद का नाम क्या भाई, तो याद रखना कांग्रेस। क्या नाम होगा, कांग्रेस। और मैं पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी इसकी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देखिए यहां पर लिखवा दो, टेंशन ना लेता हूं। हाँ, अभी देखिए कांग्रेस जो है याद रखना वो अमेरिका की संसद है, याद रखना। उसके बाद आपने एक नाम याद रखना भाई, वो याद रखना है, ध्यान से सुनना, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। और एक नाम याद रखना है ब्राजील, ब्राजील, जिसे सांपों का देश भी कहा जाता है, ब्राजील। इन दोनों में भी क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। नेशनल कांग्रेस बोल दीजिए, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको लिखोगे तो नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता। यानी दुनिया में आपने सिर्फ 3 ही देश याद रखने जिनकी पार्लियामेंट में कांग्रेस शब्द आएगा, अमेरिका, मैक्सिको सिटी और आपका ब्राजील। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ अमेरिका में कहा जाता है, इन 2 देशों में क्या कहा जाता है, तो याद रखना भाई राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यदि मैं बात करूं यहां पर पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो याद रखना भाई नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान। ठीक है, पी से पाकिस्तान याद रखना, और याद रखना एक आपका फ्रांस। ठीक है, दुनिया का सबसे सुंदर शहर पेरिस, फ्रांस में। और सबसे सुंदर कौन सा मानना है फिर आप, पाकिस्तान। तो दोनों ने याद रखी, पाकिस्तान और फ्रांस। ठीक है, हाँ, तो दोनों देशों की पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो वो याद रखना नेशनल। अमेरिका की तो कांग्रेस है, मैक्सिको सिटी पूरा एक ही देश है, 2 नहीं है, और एक ब्राजील है। इन दोनों की क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, उसकी है नेशनल पीपुल्स असेंबली है, कांग्रेस नहीं है, नेशनल पीपुल्स। एक आपने पेपर में पूछा था अफगानिस्तान की, याद रखना। एक में जापान की, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है सोरा। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान में अपन पता है भाई वहां पर बुजुर्ग लोग भी आपको काम करते हुए मिलेंगे जापान में। ठीक है, वो फ्री नहीं रहते, वो सारा दिन काम करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो समय समय पर डाइट लेते हैं। तो याद रखना यहाँ के संसद का नाम क्या है, डाइट। ठीक है, क्या नाम होगा, डाइट। उसके बाद यदि मैं बात करूं रूस, यदि कोई किसी से रूस जाता है, ठीक है, हाँ, तो वो याद रखना ड्यूमा। ठीक है, वहां के याद रखना भाई ड्यूमा। एक आपने याद रखनी नेपाल, और लास्ट में लिखवाऊंगा आपको बांग्लादेश। बस बताइए, नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, इसलिए याद रखना राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद है, पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। और बांग्लादेश की बात करें तो यहां पर है जातीय संसद, जातीय संसद। बस ये आपने याद रखनी है, फेमस है, याद रखना। आगे चलते हैं आप ही, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड, इन सभी में तो क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। अमेरिका, मैक्सिको सिटी और ब्राजील में इसको कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस, पाकिस्तान और फ्रांस में नेशनल असेंबली, अफगानिस्तान में सोरा, जापान में डाइट, रूस में ड्यूमा, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, और बांग्लादेश में क्या कहा जाते हैं, जातीय संसद के नाम से इसको जाना जाता है। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आप अपने टॉपिक पे चलते हैं, संसद वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। चलिए करो, जल्दी करो। चलिए, नहीं हुआ, चलिए अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे किसकी, पार्लियामेंट यानी संसद की। सुनना भाई, यहाँ पर
हमारी जो संसद है, इस संसद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 79 में है, याद रखना। और याद रखना भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, ये संसदीय प्रणाली आपने किस देश से ली है? तो याद रखना ब्रिटेन से। आपने सब कुछ ब्रिटेन से सीखा, मैक्सिमम चीजें। आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, हमारी जो संसद है, इस संसद के अंग, ओरिजिन आप बोल दें, यानी अंग जो होंगे, ऑर्गन बोल दीजिए, ऑर्गन, अंग जो होंगे वो टोटल कितने होते हैं भाई? 3। हमारी संसद के जो ऑर्गन होंगे वो टोटल कितने होंगे भाई? 3 होंगे। आपसे पूछा जाए, हमारी संसद के सदन यानी हाउस जो होंगे वो कितने होते हैं? 2। ये भी अच्छे से याद रखना। और एक आपका होता है अदर्स, यानी अभिन्न अंग जिसको बोलते हैं। ये तीनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। प्रश्न पूछ लेता है, कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, आसान सा प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और आपसे क्या कर देगा, 3 ऑप्शन में नाम डाल देगा, 3-4 नाम डाल देगा, और वहां से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बताइए कौन सा सदन है, कौन सा अभिन्न अंग है, इस तरीके से। तो संसद के 3 ऑर्गन है, याद रखना, यानी अंग है इन तीनों के। जैसे अपने शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। इसी प्रकार हमारी पार्लियामेंट में 3 हैं, और वो 3 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे तो है राष्ट्रपति, ठीक है, अहम हड्डी यही है इसकी। दूसरी हम बात करें लोकसभा, लोकसभा, और तीसरी हम बात करें यहां पर राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आपने याद रखने हमारे संसद के अंग हैं। और यदि हम बात करें यहां पर सदन पूछा जाए तो सिर्फ 2 ही है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। मतलब राष्ट्रपति हमारा संसद का अंग जरूर है, सदन नहीं है, इस बात को याद, हाउस में काउंट नहीं होगा, याद रखना। अभिन्न अंग सिर्फ एक ही है, और वो एक कौन है भाई? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट साइन किसके होंगे? वो राष्ट्रपति के होंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर मेन हिस्सा क्या है? यही है, ये ब्रेन कहाँ है? ब्रेन ब्रान की खोज ये है, ठीक है, हाँ, तीर बड़ा, ठीक है, हाँ, खतरनाक चीज है अपने शरीर में, हाँ। और यदि अपने, ध्यान से सुनना, अपने शरीर में, ठीक है, हम मेन चीज यही है, और ये नहीं रहे तो कुछ नहीं है, इसलिए वही चीज याद रखना, हमारी संसद में मेन हिस्सा क्या है? राष्ट्रपति है। यदि ये नहीं है तभी तो इसकी जगह पर उपराष्ट्रपति को तुरंत बिठाया जाता है, ठीक है, हाँ, तो इसलिए बिठाया जाता है। ये तो अपना 6 महीने लोकसभा के चुनाव करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं है तो 2 दिन में 10 दिन में करवा लेंगे, लेकिन इस पद पे तुरंत प्रभाव से क्या किया जाता है? दूसरे बंदे को बिठाया जाता है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं है, इस चीज को याद रखना। लाएंगे इसी से निशान तो आपने भी कदम बनाए होंगे जिंदगी में, ऐसे ऐसे बनाएंगे कॉपियों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने वो भी लिखा होगा ABCD के अक्षर, एक ऐसे लिख दिया होगा, एक और लिखा होगा कुछ ना कुछ, हाँ हाँ, वो चीजें करी होंगी। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, किस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताइए अभिन्न अंग कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 52 में। हमारी लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा की बात करें आर्टिकल 81 और 80, यहां पर क्या दे रखा है? इनका स्ट्रक्चर दे रखा है, याद रखना दोनों का। भाई लोकसभा कैसे बनेगी और राज्यसभा, हालांकि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों किसका हिस्सा है? संसद का है। हमारी संसद के अंदर ये जो बातें हैं कौन से आर्टिकल में लिख रखी है भाई? 79 में लिख रखी है। आपसे पूछा जाए संसदीय जो स्ट्रक्चर है, प्रणाली जो है, वो अपन किस देश से ले रखी है? ब्रिटेन से ली हुई है। इस बात को भी आपने अच्छे से याद रखा। तो यहां पर आर्टिकल याद रखना, पहले किसका आएगा? संसद का, फिर किसका आएगा? राज्यसभा, और फिर किसका आएगा? लोकसभा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा, राज्यसभा की हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ये राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है सारा का सारा।
पहला पॉइंट, जो हमारी राज्यसभा है, ध्यान से सुनना भाई, राज्यसभा, इस राज्यसभा का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में भाई? 80 के अंदर। 80 के अंदर क्या दे रखा है? इसका स्ट्रक्चर दे रखा है भाई, हमारी राज्यसभा बनेगी कैसे, संरचना दे रखी है, गठन दे रखा है। तो पहला पॉइंट आता है, हमारी राज्यसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे क्या कहा जाता है? स्थायी सदन, परमानेंट हाउस कहा जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, द्वितीय सदन, सेकंड चैम्बर कहा जाता है, याद रखना। तो यानी स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। ये जैसे आपको पता है राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। कई बार पेपर में क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है, बताइए हमारी संसद के उच्च सदन में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 245। क्योंकि आप समझते हैं राज्यसभा, राज्यसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है वो याद रखना। स्थायी सदन कहा जाता है और क्या कहा जाता है भाई? उच्च सदन और द्वितीय सदन के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगली बात यदि हम करें, अगला पॉइंट यहां पर, इसका जो पहले नाम हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, तो इसे क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या रखा गया भाई? राज्यसभा। तो बताइए राज्यसभा का जो नाम है वो राज्यसभा कब पड़ा था? तो याद रखना 1954 में। हमारी राज्यसभा बनी कब थी? 52 में, याद रखना। लेकिन इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा था? तो याद रखना भाई 54 के अंदर पड़ा था, इस बात को याद रखना। आगे हम बात करें, राज्यसभा के अंदर जो चुनाव होता सदस्य, कितने सदस्य होते? टोटल 245 हैं। और उन 245 में जो चुनाव होता सदस्यों का वो कैसे होता है? इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से। और चुनाव के अंदर भाग कौन लेते हैं भाई? एमएलए भाग लेते हैं। अभी इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हरियाणा के एमएलए हरियाणा के राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे, इस तरीके से। उसके बाद पहली बार हमारी जो राज्यसभा बनी थी वह कब बनी थी भाई? 3 अप्रैल 1952 को। ये डेट पेपर में पूछी जाती है। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार हमारी राज्यसभा बनी थी। और इस राज्यसभा की पहली मीटिंग जो हुई थी, बैठक जो हुई थी, वह 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और 3 अप्रैल 1952 को क्या हुई थी? हमारी राज्यसभा पहली बार बनी थी। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये इसके अदर्स नेम याद रखना है। ये अपनी बनी कब थी, इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है? इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन किस किस के होते हैं याद रखना। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सारे चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसका राज्यसभा पहली बार कब बनी? 3 अप्रैल 1952 को। पहली मीटिंग कब हुई थी? तो याद रखना 13 मई 1952 को, ठीक है। अब यदि हम बात करें, अगला पॉइंट यहां पर, राज्यसभा। इस राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई? 245 मेंबर है, याद रखना। और 245 में से 12 सदस्य जो होंगे वो कहां से? राज्यसभा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। यानी 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या करे जाएंगे भाई? नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, याद रखना। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। ये सिस्टम अपना कौन से देश से लिया है? ये स्ट्रक्चर अपना कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से, ठीक है। हाँ भाई, हमारी राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपने लिया है कौन से देश से लिया है? आयरलैंड से, इस बात को याद रखा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने मेंबर जाते हैं भाई? 8 मेंबर जाते हैं। 12 और 8 कितने हो गए भाई? 20। और 20 याद रखना, 245 में से 20 गए तो कितने बच गए? 225। 225 मेंबर कहां से जाएंगे? राज्य। ये वर्तमान स्ट्रक्चर है, याद रखना। देखो दोबारा से, 245 मेंबर हैं जिसमें से 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट, जिसने बढ़िया प्रदर्शन करके हो किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद 8 सदस्य ऐसे हैं जो हमारी राज्यसभा में कहां से? यूनियन टेरिटरी से जाते हैं। और याद रखना भाई, 225 जो सदस्य होंगे वो कहां से जाएंगे? स्टेटों से जाएंगे, याद रखना। अब बात ये आती है आपके यहां से, प्रश्न ये बनेगा भी, जो
पहले ये दो 8 सदस्य हैं, ये 8 नहीं हुआ करते, सिर्फ 4 ही हुआ करते थे, याद रखना। अब 8 है वर्तमान में। यदि मैं बात करूं यहां पर एक सदस्य, तो यहां पर कौन से, पांडुचेरी। पांडुचेरी की यूनियन टेरिटरी अपनी, वहां से जाता है, याद रखना। और 3 मेंबर जो होंगे वो हमारे कहां से, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से। तो 3 रहे, कितने हो गए, 4, बच गए कितने आपके, 4। और 4 मेंबर जो है वो कहां से जाते हैं, जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया, अपना केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो जम्मू कश्मीर से कितने जाएंगे, 4, दिल्ली से कितने जाएंगे, 3, और पांडुचेरी से कितने जाएंगे, 1। तो इस प्रकार से पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि किसी राज्य में पूछा जाए तो राज्य में सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं, और टोटल 31 मेंबर, ठीक है, इस बात को याद रखना। 31 मेंबर जो है यूपी से जाते हैं, 1 पांडुचेरी से, 3 दिल्ली से, और 4 आपके कहां से, जम्मू कश्मीर। बताइए वर्तमान में सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर से। दिल्ली से 3 है, पहला दिल्ली आकर था, अब जम्मू कश्मीर आ जाएगा, याद रखना। हाँ, अब ये अपनी बात यहां पर ये निकल कर आती है भाई, ये चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्ष्य, यहां से क्यों नहीं जाते? कारण तो इनका यह भी होना चाहिए, यहां से इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहां पर विधानसभा नहीं है, क्योंकि विधानसभा का मेंबर ही क्या कहलाता है, एमएलए कहलाता है। क्या कहलाता है, एमएलए यानी विधायक। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, विधायक ही करते हैं। अब चंडीगढ़ में कोई विधायक होगा ही नहीं, तो फिर सीट कहां से आएंगी? तो इसलिए याद रखना, ये अपना पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, विधायक है, ठीक है, एमएलए हैं। और जहां पर विधायक होंगे वहां पर मुख्यमंत्री भी होंगे, क्या होंगे, सीएम। तो इसलिए याद रखना, भारत में 28 राज्य, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी, इन 3 केंद्र शासित प्रदेश में सीएम बनते हैं, बाकी कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ठीक है। 8 में से सिर्फ 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सीएम बनते हैं, बाकियों में नहीं बनते, याद रखना इस चीज। गवर्नर तो हर जगह ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो गवर्नर एक अलग चीज होती है और सीएम और विधायक एक अलग चीज होती है, याद रखना। अब यहां पर ये बातें समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर वर्तमान में है। 12 सदस्य याद रखना आपने। एक नाम आपने पढ़ा होगा अपने, जाकिर हुसैन। कौन थे जाकिर हुसैन? राष्ट्रपति। और जाकिर हुसैन याद रखना राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक नाम आपने सुना होगा, रुक्मणी। हाँ, रुक्मणी देवी, हाँ, देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये क्या थी, एक नर्तकिया थी, ठीक है, डांसर थी, याद रखना। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है शायद ये, हाँ, रुक्मणी देवी का। तो ये भी मनोनीत हो चुकी हैं, याद रखना। एक और आपने याद रखना, रुक्मणी का नाम याद रखना, जाकिर हुसैन का याद रखना है आपने, ठीक है। हाँ, ये 2 नाम तो आपने अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, जो राज्यसभा में पहली बार क्या हुए थे, 1952 में मनोनीत हुए, दोनों मनोनीत हुए थे। तो चलिए, मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आ गई। चुनाव में भाग कौन लेंगे, विधानसभा के सदस्य लेंगे, इस बात को। बाकी कार्यकाल वगैरह की बात आप करेंगे। ये सारी बातें कहां पर लिखी हुई है भाई, आर्टिकल नंबर 80 में। अब मेरे को एक लास्ट पॉइंट आप बता दीजिए, पीछे मैंने पढ़ा हुआ है, राज्यसभा जो हमारी, क्या, राज्यसभा, इस राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, या चीज संविधान की कौन सी शेड्यूल यानी अनुसूची में है। टोटल अनुसूचियां कितनी पढ़ाई थी मैंने, 12। और 12 में एक अनुसूची मैंने ये पढ़ाई थी जहां पर राज्यसभा की सीटों का क्या दे रखा है, बंटवारा दे रखा है। हाँ, तो कौन सी अनुसूची थी वो, अनुसूची 6। और कोई? और उसी दिन मैंने ये बताया था सबसे ज्यादा सीटें यूपी में से कोई भी पूछे, याद हो तुम्हारे, तो याद रखना वो अनुसूची नंबर कौन सी थी, 4, ठीक है, 6 नहीं थी, याद रखना कौन सी थी, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दे रखा है, किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, ये सारी बातें। यहाँ पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कोई भी आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ऐसी ऊंची सीटें यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। दूसरी बात यह है, जैसे मैं हरियाणा की बात कर लूं, हरियाणा में एमएलए कितने टोटल भाई, 90,
कितने एमएलए हरियाणा में? 90 एमएलए हैं। अब मान लो हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। कितनी सीटें? 5 सीटें। अब मान लो मैंने राज्यसभा में क्या बनना? सदस्य बनना है। तो मेरे वोट कौन डालेंगे? ये 90 एमएलए डालेंगे। मैं कहां से हूं? हरियाणा से हूं, और यही की राज्यसभा से क्या बनूंगा? सदस्य बनूंगा। पहले होता था ये सिस्टम, लेकिन 2003 के अंदर ये सिस्टम क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो। जैसे आपने नाम सुना था, राज्यसभा से देश के प्रधानमंत्री कौन कौन बने? इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिखवा था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में कहां से आए थे? असम से। हालांकि वो थे कहां के? पंजाब के, लेकिन चुनाव कहां से लड़ा उसने? असम से लड़ा था। तो यानी 2003 के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ था। हालांकि इतनी बात आपने अच्छे से याद रखनी है, अपना पेपर में यह चीज पूछेगा। ठीक है, सदस्य वगैरह इन चीजों को। हाँ, लोकसभा में भी। ठीक। हाँ हाँ, अब ये सारा सिस्टम आपका ये करा गया है वाराणसी से। हाँ, यूपी से लड़ता खुद। चलिए, अब देखिए लोकसभा। राज्यसभा समझ में आ गई क्या चीज थी। अब लोकसभा, लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में? 81 के अंदर। ठीक है, 80 आपने पढ़ लिया, 81 पढ़ लिया, 79। 81 के अंदर देखा कि हमारी जो लोकसभा है वो याद रखना भाई, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। टेम्परेरी हाउस आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये कितने साल के लिए बनता है? सिर्फ 5 साल के लिए। राज्यसभा अपना परमानेंट हाउस है, वो कभी भी अपनी समाप्त नहीं होती। वो कैसे होगी अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन। उसे क्या कहा जाता था? अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता था। इसे कहा जाता है प्रथम सदन। उसे क्या कहा जाता था? द्वितीय सदन। इसे क्या कहा जाता है? जनता का सदन, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर आएगा वो जनता के द्वारा चुन के आएगा। वहां पर मेंबर कहां से आता था? एमएलए के द्वारा चुनकर, यहां पर जनता। इसलिए क्या कहा जाता है? जनता का सदन। और शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी अपने 1952 में, इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल ही कहा जाता था। 1954 में इसका नाम लोकसभा रखा था। उसका नाम क्या था? राज्य परिषद था। और इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल था। इसका तो नाम बदल दिया 1954 में आपने, क्या? लोकसभा। और उसका नाम क्या कर दिया? राज्यसभा। इसको वो तो विधान परिषद, वो राज्यसभा को बोलते थे। ठीक, हाँ, वो विधान परिषद। चलिए, अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है भाई? प्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखना। डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा। ठीक है, हाँ। इसका गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952। यानी हमारी जो लोकसभा है वह कब बनी थी भाई? 17 अप्रैल 1952 को। और याद रखना आपने, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952। वो कब बनी थी? 3 अप्रैल को। और ये अपने कब बनी है? 17 अप्रैल को। उसके बाद भाई ये आप बात करें, मीटिंग दोनों की एक साथ ही हुई थी। 13 मई को राज्यसभा की और 13 मई को अपनी लोकसभा की। तो पहली जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, बैठक हुई थी पहली, वो 13 मई को हुई थी, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इस बात को याद रखना। इसका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा, याद रखना। अब हमारी जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में वर्तमान में कितने मेंबर भाई? 543 मेंबर हैं। कितने हैं? 543। यदि मैं बात करूं, जब अपना 1952 के अंदर पहली बार हमारी लोकसभा बनी थी, उस टाइम पर इसमें कितने मेंबर होते थे? 500। तो कई बार पूछा जाता है, ओरिजिनल जो अपना मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में लोकसभा में कितनी सीटें हुआ करती थी? 500 सीटें हुआ करती थी, याद रखना। ठीक है, आज बढ़ बढ़ के अपने कितने हो रही है? 543 पे तो इलेक्शन हो रहे हैं अब। ठीक है, फिर ये कितनी हुई थी? 500 से ये जाकर कितनी हो गई थी भाई? 525 सीटें हो गई थी। इस तरीके से ये बढ़ती गई। और वर्तमान में सीटें याद रखना भाई, अपने चुनाव जो होता है वो 543 पे, वर्तमान में सीट है कितनी? 550। ठीक है, सीट कितनी? वो पीओके करके अपनी क्या हो रही है? यहाँ पर सीटें कम हो रही है, याद रखना। 550 जो सीटें हैं, याद रखना, मैक्सिमम है, अधिकतम है, अधिकतम। हाँ, वो तो एंग्लो इंडियन तो अपन कर ही दिए।
ठीक है। लेकिन पीओके को तो आज भी आप अपना हिस्सा मानते हैं, कभी भी अपना बन गया तो यहाँ पर सीटें बन जाएंगी उनकी। ठीक है, एंग्लो इंडियन तो अपन है। 543 सीटें, याद रखना भाई वर्तमान में क्या होता है, इलेक्शन। एक थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, दोनों के मैं बातें कर रहा हूं। देखिए, राज्यसभा की बात करूं और लोकसभा की। राज्यसभा में हम बात करें 245 मेंबर, यहाँ पर वर्तमान में कितने हैं, 543। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं, 550। 52 नहीं, 550 करने वर्तमान में, याद रखना। अब 245 मेंबर थे, इनमें से 12 मेंबर क्या थे, नॉमिनेट होते थे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति। 8 मेंबर जो होंगे वो याद रखना भाई यहाँ पर किसके द्वारा, भाई केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से। और बचिए 225 की बात करें तो स्टेट यानी राज्य से जाते थे। ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर डिस्कस कराया था। 245 जो मेंबर है इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, याद रखना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर यदि मैं बात करूं, पहले जो थे आपके यहाँ पर वर्तमान में 524 जो मेंबर हैं, याद रखना 524 मेंबर कहां से जाते हैं, राज्यों से जाते हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर 524 और 19 ऐड करो, 543, तो 19 मेंबर जो होंगे वो कहां से जाएंगे, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है। वर्तमान में जो हमारे लोकसभा में 19 तो कहां से हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश से, और 524 मेंबर कहां से हैं, राज्यों से हैं, याद रखना। यानी 524 मेंबर राज्य की जनता के द्वारा चुने गए हैं। बाकी चंडीगढ़ में भी तो जनता रहती तो है ही, एमएलए तो नहीं है। अंडमान निकोबार में भी है पॉपुलेशन, लक्षद्वीप में भी है। सभी अपने जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर क्या होके लोकसभा के मेंबर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर कोई आरक्षण वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आरक्षण का सिस्टम है। इन 543 में से याद रखना आपने भाई 84 जो सीटें होंगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी। ठीक है, एससी के लिए होंगी। और 47 जो सीटें होंगी वो किसके लिए होंगी, एसटी के लिए होंगी। सुनने, हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, किस प्रकार से क्या बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये सिस्टम है, याद रखना। एससी और एसटी, एंग्लो इंडियन, पहला एंग्लो इंडियन होता था, अब नहीं है वर्तमान में 2020 के बाद। ठीक है, हाँ, 2020 के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, याद रखना। अब मैं बात करूं राज्यसभा का, ये स्ट्रक्चर कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 80 में दे रखा है। लोकसभा का ये स्ट्रक्चर सारा कहां दे रखा है, 81 के अंदर दे रखा है। ठीक है, लेकिन वो मैंने दोनों बाहर निकाल दिए, एससी और एसटी अलग से लेकर के। संविधान का आर्टिकल नंबर 330 पढ़ोगे आप, कौन सा भाई, अनुच्छेद नंबर 330, और एक आपने याद रखना अनुच्छेद नंबर 331। 330 में ये कह रखा है हमारी लोकसभा में एससी और एसटी को क्या मिलेगा, आरक्षण। ठीक है, हाँ, 84 और 47 सीटें की होंगी। लेकिन 131 में क्या दे रखा था, हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी होंगे। एंग्लो इंडियन, क्या आज एंग्लो इंडियन है, नहीं है, इसलिए वर्तमान में हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 331 काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 330। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए ये एससी और एसटी के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो आपका आंसर होगा 330 में। 31 अब नहीं है, 330 में है। बाकी सारा ये 524 स्ट्रक्चर ये कौन से आर्टिकल में, 81 में, और ये पूरा का पूरा कहां पर, 80 में। पूरे 80 का कोई चक्कर है नहीं। यहां पर चुनाव में भाग कौन लेते हैं, एमएलए भाग लेते हैं। यहां पर चुनाव में भाग कौन लेती है, जनता। ठीक है, इसलिए यहां पर चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, और यहां पर कैसे होता है, अडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हाँ, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर एससी और एसटी का प्रावधान है। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखना। अब जा तो सकते हैं, हाँ, प्रावधान नहीं, स्पेशल नहीं है भाई। जैसे 245 सीट हैं, इसमें से 10 एससी होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। चाहे अपना 50 भी जो एससी से एक भी ना जाओ, और चाहे 200 के 200 चले जाओ, वो तो इलेक्शन की बात होती है सारी की सारी। ये बातें समझ में आ गई है। यही आपने पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 80, 81, 79, 80 और 81, तीनों आर्टिकल आपने अच्छे से ध्यान रखना। मैं टोटल यहाँ पर आपको
आर्टिकल 123 तक लेकर चलना है, एक एक आर्टिकल आपको मैं यहां समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा चैप्टर से आर्टिकल पूछे जाते हैं और समझने वाले भी आर्टिकल हैं, याद रखना। चलो आगे, जल्दी करिए, जल्दी करिए। बढ़िया, मैंने टेस्ट लेना पड़ेगा अब आपका। ठीक है फिर तो चलिए, अब हम बात करते हैं 81। समझ में आ गया लोकसभा की संरचना, अभी बता दिया सारा का सारा, ठीक है। हाँ, फिर लोकसभा कैसे बनी है वो चीजें। अब सुनिए अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 82, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने राष्ट्रपति टॉपिक में एक एक आर्टिकल आपको समझाए थे, उपराष्ट्रपति में ज्यादा ध्यान नहीं देना आपने, एक ये चैप्टर और एक आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी देखो यहां पर मैं बात करूं, यदि आप, एक तो चैप्टर आता है फंडामेंटल राइट्स, एक आता है डीपीएसपी, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा संसद कह लीजिए, और एक लास्ट चैप्टर आता है सुप्रीम कोर्ट। बस इनके एक एक आर्टिकल डिस्कस कर लेना बस आप, जो आपने इनके आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, ये वाले आर्टिकल लगभग आपके 101 आर्टिकल बनेंगे सारे, 395 में तय 100 आर्टिकल, ठीक है। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे एक एक आर्टिकल आपको समझा रहा हूं आसान लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 79, 80 और 81 तीनों समझ में आ गई। अब चलिए आर्टिकल 82 क्या कहता है। आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। याद रखना भाई, पर जब हमारी जो जनगणना होती है वो 10 साल में एक बार होती है, ठीक है। हाँ, और उस टाइम पर क्या किया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन जो स्थान है वो संसद विधि बनाकर क्या करेगी, तैयार करेगी। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है भी हमारी प्रत्येक 10 साल के बाद क्या होगी, जनगणना होगी। जनगणना कितने साल के बाद होती है, 10 साल के बाद जनगणना होती है। और 10 साल के बाद किस राज्य में कितनी सीटें हैं, क्योंकि सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो सीटें भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। फिर 10 साल में जिस राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर सीटें तो बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा कहता है, 82, परिसीमन आयोग भी बोलते हैं इसको, हम निर्वाचन आयोग में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रश्न पूछा जाए कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, आर्टिकल 82 में क्या दे रखे हैं, प्रत्येक 10 साल के बाद क्या किया जाएगा, भाई सीटों का निर्धारण किया जाएगा। ये चीज याद रखना। तो अपना सिस्टम कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, ठीक है। हर 10 साल के बाद जनगणना होगी और आपका सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अपनी पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में, ठीक है। अब कब हुई है, 2011, ठीक है। एक बार एक तरफ तो अपनी जनसंख्या जो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आजादी के बाद तो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते आज आप दुनिया का पहला नंबर पर पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए आप, ठीक है। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं, डेटा आ गया, मैंने कह दिया डेटा आ गया बस, मेरी माननी है। तो यानी जनसंख्या के मामले में अपना नंबर कौन सा आ गया, पहला। एक तरफ तो जनसंख्या सरकार कह रही है जनसंख्या को कंट्रोल करो, और दूसरी तरफ क्या करी है, जिसकी राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो सीट भी ज्यादा होगी। तो ये तो फिर कभी तालमेल बनेगा नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि सभी चाहिए, जैसे हरियाणा है, हरियाणा भी तो चाहेगा भाई यूपी की डाल मेरे भी क्या होने चाहिए, अपने 80 MP होने चाहिए लोकसभा में, लेकिन हरियाणा में है कितने, 10, ठीक है, और यूपी में कितने हैं, 80। तो ये भी तो चाहेगा, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़नी चाहिए। तो फिर सिस्टम बनेगा नहीं, या तो जनसंख्या कंट्रोल करवा लो या फिर आपका MP ठीक करवा लो, एक ही चीज होनी चाहिए। तो फिर क्या किया गया, सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया, ध्यान से सुनना, 1971
1971 की जो जनगणना हुई थी अपने भारत में, कब? 1971 में जो जनगणना हुई थी उसमें कहा गया जिस राज्य की 1971 में जितनी भी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, सीटों का बंटवारा किया जाएगा। 71 के बाद तुम्हारी जनसंख्या से कितनी भी बढ़ो तुम्हारी सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे यहां पर, कहां चला गया, देख, हाँ देखिए इधर ध्यान से सुनना एक बार, इस आर्टिकल को ध्यान से समझो। आर्टिकल 82 में ये कह गया 1971 वाली जनगणना, इसमें ये कहा गया भाई 1971 में जिस राज्य की जो भी जनसंख्या होगी, जितनी भी जनसंख्या होगी उसी आधार पर हम क्या कर देंगे, सीटों का बंटवारा कर देंगे। आगे हम हर 10 साल वाला कंसेप्ट नहीं रखेंगे, इस चीज को याद रखना। लेकिन ये जो सीटें होंगी जो 1971 में होंगी ये कब तक लागू रहेंगी, 2026 तक। 2026 के बाद क्या होगा, ये सारा का सारा डाटा आपका बदलेगा। इसलिए अपने देश की नई पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, क्योंकि 1971 में बंटवारा हुआ था सीटों का। अब कब होगा, 2026, अगले साल, मतलब अगले इलेक्शन होंगे जो लोकसभा के। अब हमारी नई लोकसभा में मेंबर भी ज्यादा होंगे, अब कितने, 543, ठीक है। अब सीटें भी कितने बना दी, 888 सीटें बना दी अपनी इसके अंदर टोटल। तो वही सिस्टम थोड़ा ध्यान रखना आपने भी। 2026 के अंदर क्या होगा, ये सारा का सारा डाटा बदलेगा। तो किस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी, यह बंटवारा कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है, 1971 की जनगणना। उसके बाद भाई 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर क्या कर दिया, अपने को निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। एक तो होता सीट और एक होता निर्वाचन क्षेत्र। ये मान लीजिए जैसे हिसार एक गांव है, ये हिसार गांव किस लोकसभा क्षेत्र में आएगा, किस विधानसभा क्षेत्र, अपना कोई गांव है, ठीक है, अपना कोई भी विलेज है, वो किस विधानसभा में आता है या फिर किस लोकसभा क्षेत्र में आएगा, ये निर्धारण कब किया गया है, 2001 में, ठीक है। हाँ, लेकिन किस राज्य की सीटें कितनी होंगी ये निर्धारण कब किया गया है, तो याद रखना भाई 1971 के अंदर। बात को थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, इफ जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, 10। ये निर्धारण कब हुआ है, 1971 में, ठीक है। उन 10 सीटों में कौन सा गांव किस लोकसभा में आएगा ये निर्धारण कब किया गया, फिर 2001 में, ठीक है, वो फिक्स है। अब ये सारा डाटा कब बदलेगा, अगले साल बदलेगा, 2026 के अंदर ये डाटा बदल जाएगा। बस आर्टिकल 82 में क्या याद रखना है, प्रत्येक जनगणना के बाद हमारा क्या करना भाई, सीटों का पुनर्नियोजन करना, यानी सीटों का बंटवारा करना, ठीक है। सीटों का दोबारा से क्या करना, बंटवारा करना प्रत्येक जनगणना। लेकिन हमारे देश में प्रत्येक जनगणना के बाद अब नहीं होता, 2026 में होगा। आगे फिर एक डेट और फिक्स कर दी जाएगी साल, 2050 तक कोई भी डाटा नहीं बदलेगा, क्योंकि हर 10 साल के बाद बदलेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। आर्टिकल 83 क्या कहता है, 83 में क्या दे रखे हैं, यहां पर दे रखे हैं अवधि यानी टाइम पीरियड दे रखे हैं। हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना, दोनों के आर्टिकल सेम चलेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे संसद, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 83 में क्या दे रखा है भाई, राज्यसभा का विघटन यानी भंग, ठीक है। हाँ, डिसॉल्व्ड जो होगी, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। यह चीज याद रखना। यानी आर्टिकल जो 83 है उसमें लोकसभा और राज्यसभा का क्या दे रखे हैं, कार्यकाल दे रखे हैं। और राज्यसभा के बारे में क्या दे रखे हैं, पर राज्यसभा के अंदर जैसे पहली बार राज्यसभा कब बनी है, 1952 में, ठीक है, 1952 में बनी है। और उसमें जो भी सदस्य आएगा वो कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल क्या रहेगा, 6 साल रहेगा। लेकिन यहां पर ये याद रखना, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। इफ जैसे मैं बात करूं अपनी जो राज्यसभा है उसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 250। एग्जाम्पल तो समझो, इसका 1/3 कर दूं मैं इसको, 8 और लगभग 1, 81 लगभग मान लीजिए।
अपना क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा में 81 सदस्य हटाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, 1952 में कितने मेंबर चुनकर आए भाई, 245। पूरा देखो एग्जाम्पल देखो, इस तरह समझ में आएगा। फिर 2 साल होने के बाद यानी 1954 में क्या कर दिए गए भाई, अपने 81 सदस्य हटा दिए गए। अब 81 हटा दिए गए तो इनकी जगह नए भी तो आएंगे। ठीक है, हाँ, और जो नए आएंगे उधर, तो वो कब तक रहेंगे फिर, 6 साल तक, यानी कब तक रहेंगे फिर, 1960 तक रहेंगे वो। अरे समझे, हाँ। फिर क्या कर दिया गया भाई, 1956 के अंदर क्या कर दिया गया, 81 मेंबर और हटा दिए गए। ठीक है, पहली बार ऐसा कराया गया था भाई, लॉटरी निकाली गई थी, लॉटरी कह लो चुसने भाई, इस तरह के 81 मेंबर हट गए। अब 1956 में इनकी जगह नए मेंबर आएंगे, और जो 56 में आए वो कब तक रहेंगे फिर, 62 तक रहेंगे। बच गए कितने, 81 तो इधर चेंज हो गए थे, 81 और बच रहे होंगे जो इधर 52 वाले थे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, देखो 52 वाले कब तक रहेंगे फिर, 58 तक, और 56 के बाद 58 नहीं आना था, वो ऑटोमेटिक हट गए क्योंकि उनके 6 साल पूरे हो गए। ठीक है, 1960 में क्या हो जाएंगे फिर, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 1962 में इनका हो जाएगा, फिर ये चीज क्या होगी, कंटिन्यू होगी। अब हाँ, फिर बन सकता, दोबारा बन सकता कोई, लेकिन जब दोबारा बनेगा 6 साल के लिए। अब क्या होता है, अपने देश में हर 2 साल के बाद 81 सदस्यों का कार्यकाल ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑटोमेटिक ही पूरा हो जाता है, याद रखना। लेकिन पहली बार 2 बार ऐसा करा गया था, उनको 2-2 साल के बाद ही निकाल दिया गया था। ठीक, हाँ, ऑटोमेटिक ही अपना क्या हो जाता है, 81 मेंबरों का कार्यकाल पूरा। जैसे पहले इनका पूरा हो गया, फिर इनका पूरा हो जाएगा, फिर इनका हो जाएगा। ठीक है, इतने ये पुराने हो जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए राज्यसभा में एक साथ कभी भी मेंबर खत्म नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट है। क्योंकि इनकी जगह फिर नए आ जाएंगे, इतना वो बदले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे, इससे। लेकिन लोकसभा क्या होती है, एकदम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सारे के सारे नए आएंगे बंदे। तो ये पॉइंट याद रखना। इसलिए राज्यसभा हमारी कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा रहती है, इस बात को आपने याद रखना। लेकिन लोकसभा याद रखना, जब भी इसका पहला सेशन चलेगा, प्रथम अधिवेशन होगा, पहली मीटिंग होगी, उस दिन से लेकर 5 साल तक रहेगी। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में प्रत्येक मेंबर, ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। यानी सदस्य कितने साल के लिए रहेगा, 6 साल। इस बेंच वाले 6 साल तक रहेंगे, ये भी 6 साल तक, ये भी। लेकिन ये पुराने होने के बाद ये बदले जाएंगे बार बार। ठीक है, हर 2 साल के बाद ऑटोमेटिक ऐसा होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन ये भी चीज याद रखना, ये नहीं भाई अब की बार मान लो सारे यूपी के राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल पूरा हो गया ना, वो चुने भी ऐसे ही जाते हैं। जैसी बार हरियाणा है, हरियाणा के अंदर 5 मेंबर हैं, तो 5 में क्या होता है, 2+2+1 का डाटा होता है। एक बार तो 2 साल में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर इनका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, इतने ये पुराने हो जाएंगे, ऐसा चलता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य का हिस्सा रहता है, याद रखना। चलिए, ये समझ में आ गया आपका। तो देखिए, आर्टिकल 79 में क्या था, संसद। ठीक है, हाँ, 80 में क्या था, राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में सीटों का बंटवारा, और आपने याद रखना 83 में क्या है, कार्यकाल। एक और आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं, ध्यान सुना। आर्टिकल 84 84 क्या कहता है, आर्टिकल 84 के अंदर दे रखे अपना योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना हो या लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो, संसद का मेंबर होना ही है, उससे पहले की बात कर रहे हैं, क्या योग्यता, कम से कम यदि लोकसभा का सदस्य बनना तो उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, 25 साल, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए। बाकी भाई जो संसद ने नियम बना रखे हैं, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भाई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित ना हो, इस तरीके से, तो वो सारी की सारी योग्यताएं किस में होनी चाहिए, एक बंदे में। ठीक है, तो पॉइंट याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा
क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा का एज वाला फैक्ट याद रखना, दोनों का अलग अलग है, बाकी योग्यता सेम होती है, वही लोकसभा वाले की होती है और वही राज्यसभा, बस एज में फर्क है। लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में कितने होगी, 30 साल होगी। राज्यसभा का एक सदस्य कितने साल रहेगा, 6 साल रहेगा, और लोकसभा का कितना होगा, 5 साल होगा। ये चीजें अपन ने याद रखना। जनगणना के आधार पर बंटवारा जो किया था वो आर्टिकल कौन से में, 82 के अंदर है। चलिए अब हम बात करें आर्टिकल नंबर 85 85 क्या कहता है। आर्टिकल 85 में दे रखा है भाई हमारी जो लोकसभा है उस लोकसभा को जो भंग किया जाएगा, समाप्त किया जाता है, वो कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 86 में क्या दे रखा है भाई, भाषण के बारे में संदेश दे रखा है, और संदेश की बात करें लोकसभा में मैसेज कह लीजिए, वो भी कौन देता है, राष्ट्रपति। और विशेष अभिभाषण स्पेशल याद रखना एड्रेस, वो भी आपका कौन देता भाई, राष्ट्रपति। अभी आप इन आर्टिकलों को डिटेल से चर्चा करेंगे। 1 मिनट आप इस तरह पानी वगैरह पियो। भी अपन जो बात करती थी आर्टिकल 84 तक बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन नए जो अपने आर्टिकल हैं इनके बारे में आज समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 79, क्योंकि आर्टिकल बार बार रिपीट करें, 79 में क्या था, पार्लियामेंट, 80 में क्या है, राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में सीटें किस राज्य से, जनगणना, 83 में क्या है, कार्यकाल, 84 में के अंदर क्या है आपका योग्यता, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड जो है और वो अपने क्वालिफिकेशन, ये दोनों आर्टिकल अपन अच्छे से याद रखना है। फिर ठीक है, पूरा लिस्ट बना दूंगा लास्ट में रिवीजन के टाइम पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा को भंग, ठीक है। हाँ, भंग की बात करें, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, भंग सिर्फ क्या होती है आपकी लोकसभा। तो ये प्रश्न ये पूछा जाएगा भाई लोकसभा को जो भंग करता है वो कौन करता है भाई, राष्ट्रपति। डिसॉल्व्ड जो है लोकसभा, तो लोकसभा को जो भंग करता वो राष्ट्रपति। अब भंग करने का मतलब क्या होता है, भंग करने का मतलब ये होता है भाई लोकसभा कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए, ठीक है। तो यदि उसको 5 साल से पहले समाप्त करना हो तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा जब राष्ट्रपति इसको भंग करता है तो किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा, याद रखना आपने। और यदि हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा ये राष्ट्रपति भंग। पहली बार जो है देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पर पहली बार अपने क्या हुई थी भाई, लोकसभा भंग हुई थी, इस बात को याद रखना 1970 के एंड में, यानी 70-71 में। लेकिन अब तक हमारे देश में 8 बार क्या हो चुकी है भाई, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व्ड यानी भंग हो चुकी है। कितनी बार भंग हो चुकी, टोटल 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। पहली बार किस प्रधानमंत्री ने करवाई थी, इंदिरा गांधी ने करवाई थी। लोकसभा भंग कराने का उद्देश्य क्या होता है, इसमें बस यही चीज होता है, थोड़ा सा इलेक्शन पॉइंट ही होते खासकर। ये मान लीजिए 2029 के अंदर क्या होने, अपने लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। अब मान लीजिए मोदी ऐसे काम कर रहा है जिससे जनता उसको नापसंद कर रही है, लेकिन 29 तक तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुमत की सरकार है, कोई दिक्कत वाली नहीं चल रही है। अब ऐसा होता है कि मोदी अब जनता के विपरीत काम कर रहा है, जनता दुखी है। लेकिन लास्ट में जाते जाते मोदी क्या कर देता है, 2028 के अंदर जो POK है, पाक अधिकृत जिसको कश्मीर मिलता है बोलते हैं, और उस POK को पाकिस्तान से छीनकर भारत में मिला देता है। तो अपने को तो क्या हो जाएगा, फिर मोदी वर्ग का नेता ही नहीं मिलेगा। और मोदी को लग चुका है भाई इतने साल से आपके विपरीत थे, अब मौका पड़ा है, अब क्या कर दीजिए, लोकसभा को पहले भंग करवा दे, समाप्त करा दे, ताकि जोश जोश में लोग क्या करेंगे, वोटिंग मोदी के नाम पे होगी, और मोदी फिर क्या हो जाएगा, 2028 में दोबारा इलेक्शन करवा लीजिएगा और देश का प्रधानमंत्री बन जाए। कितने साल के लिए, 5 साल की, वरना तो बस 1 साल और रहना था इसने, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो लोकसभा को समय से पहले भंग कराने का अर्थ यही होता है। समझ में बात आ गई, ठीक है। हाँ, अब भी भंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कभी। हाँ हाँ, वो आपका, हाँ, यानी इसको भंग कभी भी, लेकिन ये
ऐसा नहीं होता, लगभग आपके लास्ट में ही क्या होता है, भंग होता है। और अब सुनिए ध्यान से, एक होता है अपना आम इलेक्शन, आम चुनाव जनता। आम चुनाव कौन से होते हैं, जो 5 वर्ष के बाद होते हैं। अब ये अपने 2029 के अंदर आम जनता के द्वारा लोकसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि आम जनता ही करती है। तो 2029 में क्या होने, अपने आम चुनाव होने हैं। लेकिन मोदी ने क्या कर दिया, 2028 में लोकसभा भंग करा दी। तो उसको आप क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती चुनाव बोलते हैं। क्या बोल देंगे, मध्यवर्ती चुनाव बोल देंगे। समय से पहले जो चुनाव होते हैं उनको, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, लोक आर्टिकल 85 समझ में आ गया। प्रश्न बस ये पूछेगा क्या राज्यसभा भंग होती है, आप कहोगे नहीं। लोकसभा भंग होती है, यस। कौन से आर्टिकल में, 85 में। कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। पहली बार किस प्रधानमंत्री ने करवाई थी, इंदिरा गांधी। अब तक कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है, 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। उसके बाद आता भाई अनुच्छेद नंबर 86 यानी 86 के अंदर क्या दे रखा है भाई, संदेश, ठीक है, मैसेज कह लीजिए आप इसको। और यदि हम बात करें यहां पर, मैसेज जो है ये कौन करता भाई, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो होता है हमारा, राष्ट्रपति याद रखना, आर्टिकल 86 के अंदर क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या करता है, भाषण देता है। याद रखना, भाषण देता है, उनको बताता है भाई आपने कोई, मान लो कोई बिल आ रहा हो, उसके ऊपर सारों को इकट्ठा बुला के बिठा के उसके बारे में बता देगा। कोई और मैसेज देना हो तो, यानी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग, दोनों को इकट्ठा बिठा के भी भाषण दे सकता है और अलग अलग बिठाकर भी क्या कर सकता है, भाषण। आज लोकसभा में दे दिया, कल राज्यसभा में। किसी विशेष मुद्दे के ऊपर मैसेज देना हो देश के राष्ट्रपति ने, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत देगा, आर्टिकल नंबर 86 के तहत। जैसे भाई अपना ऑपरेशन चल रहा था सिंदूर, इसके बारे में कोई बात करनी राष्ट्रपति ने, तो वो अपना दोनों सदनों, क्योंकि वहीं से सारी कार्रवाई होगी। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 86 के अंदर ये दे रखा है आपका। आई समझ में बात। हाँ, आर्टिकल नंबर 87 में क्या दे रखा है, विशेष अभिभाषण दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही देता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए, विशेष भाषण जो है वो भी राष्ट्रपति देगा, संदेश भी राष्ट्रपति देता है, और लोकसभा भंग को भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात को याद रखना, सुनना ध्यान से इसमें। अब इसमें क्या दे रखा है, विशेष। इफ जैसे अपनी नई लोकसभा बनी है, नया प्रधानमंत्री बने, नई एमपी चुनकर आए हैं, ठीक है, नए नए बने हैं। तो जब हमारी नई लोकसभा का गठन होता है और उसकी जो पहली मीटिंग होती है, पहली जो बैठक होती है, उस टाइम पर क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति भाषण देता है, ठीक है। हाँ, उनका स्वागत करता है, उनको बताता है भाई आपने संसद में आ चुके हो, लोकसभा में आए हो, आपने क्या काम करने होते हैं, ठीक है, नियम पद्धति उनके बारे में ये बताता है किस प्रकार से। तो यानी जब हमारी नई लोकसभा का गठन होता है, उस टाइम पर जो भाषण दिया जाता है वो कौन सा आर्टिकल है, 87, ठीक है। और जब समय समय पर कभी भी भाषण देता है तो वो कौन से आर्टिकल आ जाएगा, 86 के अंदर आ जाएगा, याद रखना। तो 86 और 87 में यही है, नई लोकसभा का गठन के समय ये। और जब हमारी नई लोकसभा बन जाती, ध्यान से सुनना, अब राष्ट्रपति क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है। इफ सरकार मान लीजिए बीजेपी की बन रही है, तो उस टाइम पर बीजेपी के जो एमपी होंगे, वो क्या लेकर आएंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे, और उसे बोलेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव। और वो फिर क्या करवा जाएगा, पारित करवा जाएगा। फिर राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाई चांस वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो उसी टाइम सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ये भी कंपलसरी होता है। आगे हम पढ़ेंगे, प्रस्ताव का पूरा टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखना, आर्टिकल 85, 86 और 87, ठीक है। 88 में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, अभी पढ़ा था महान्यायवादी के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, अपने अपनी जगह क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। महान्यायवादी सिर्फ बैठक में भाग लेगा, वोटिंग नहीं करेगा। यह बात अभी अपन डिस्कस करी थी। अब देखिए थोड़ी सी बातें, आपका आर्टिकल जो 85, उसमें 1-2 पॉइंट और भी आते हैं, वो सुनना ध्यान से क्या कहता है। आर्टिकल 85 में ये भी दे रखे हैं, लोकसभा को भंग कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए हमारी संसद के जो सत्र होते हैं, सेशन जिसको बोलते हैं आप, सत्र, उस सत्र को कौन बुलाता है, सेशन।
सत्र को बुलाने का जो काम होता है भाई, वो भी किसका होता है? राष्ट्रपति का। और यदि हमारा सत्र को समाप्त करना है, यहाँ आगे लिखे हुए सारा कुछ एक बार समझ लो यहाँ पर। और सत्र को समाप्त करना का मतलब हो गया सत्रावान। सत्रावान का मतलब क्या होता है? सत्र को समाप्त करना। ये काम भी किसका होता है भाई? राष्ट्रपति का ही होता है। हाँ, बुलाना भी और समाप्त करना भी, ठीक है। हाँ, अब सुनना ध्यान से क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये बैच है, ठीक है, ये बैच है आपका एसएससी सीजीएल का है। मैं बात यहाँ पर सत्र की बात कर रहा हूँ। और ये बैच आपका 6 महीने चलेगा। मान लीजिए कितने महीने? 6 महीने। तो यानी ये सत्र जो बुलाया गया, ये बैच बुलाया गया, संदीप सर के द्वारा बुलाया गया, ठीक है। और 6 महीने में जैसे तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, संदीप सर यहाँ आएंगे और आपसे कहेंगे आपका सत्र समाप्त हो गया, मतलब सिलेबस कंप्लीट। यानी बुलाने का काम हमारा तो क्या है? सिर्फ मीटिंग करना है। 2.5 घंटे की पॉलिटी कर ली, कोई मैथ की करेगा, कोई इंग्लिश की करेगा, ये तो होगी मीटिंग। लेकिन आपका ये बैच यानी इस सत्र को बुलाया किसने? संदीप सर ने। समाप्त भी कौन करने आएगा? संदीप सर ही आएंगे। तो इसका मतलब हमारी पॉइंट यहाँ पर याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा में जब सत्र बुलाया जाएगा, ठीक है, तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और जिस दिन बाय बाय करनी है, समाप्त करना है, उस दिन भी कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति ही करेगा। दोनों काम याद रखना। राष्ट्रपति का काम सिर्फ सत्र को बुलाना और समाप्त करना है। उसके अंदर क्या 2.5 घंटे की पॉलिटी की मीटिंग हो रही है, अब यहाँ पर संदीप सर का कोई रोल नहीं है, अब मेरा रोल है यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम पर नहीं, उसका काम सिर्फ बुलाना था और समाप्त करना था, ठीक है। इसका मतलब राष्ट्रपति सत्र को सिर्फ बुलाएगा और समाप्त करेगा। ये 2 काम होते हैं, याद रखना। आ रही समझ में बातें? हाँ, लेकिन बीच में क्या कार्रवाई चल रही है उसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता। तो एक तो अपना होता, पेपर में पूछा था, सत्र बुलाता कौन है? आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति। सत्रावन यानी सत्र को समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए स्थगन कौन करता है? स्थगन। स्थगन। स्थगन का मतलब क्या था? सत्र को कुछ समय के लिए टालना। सत्र को कुछ समय के लिए टालना। जैसे 2.5 घंटे की पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, 1 घंटा पॉलिटी की क्लास को चलते हुए हो गया और फिर तुम शरारत करने लगे बीच में, मेरे को गुस्सा आया और मैंने कह दिया 15 मिनट का ब्रेक, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? स्थगन। संदीप सर तो नहीं करके गए, यानी 15 मिनट में वापस आपने यहाँ आना है। अब संदीप सर ये नहीं कहेंगे 15 मिनट में आप सत्र को दोबारा, सत्र का वो सिर्फ पूरा कंप्लीट 6 महीने के अंदर समाप्त करने आएंगे। बीच में जो ये हो रहा 15 मिनट का, 1 दिन का गैप हो रहा है, 3 दिन क्लास चलती, 3 दिन नहीं चलती, ये क्या है? आपका स्थगन है। मैं क्या कर रहा हूं? स्थगन कर रहा हूं। समाप्त कौन करेंगे? संदीप सर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आगे समझ दो, स्थगन में और समाप्ति में फर्क क्या है, ठीक है। हाँ, तो यानी 15 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए जो होता है सत्र को, तो स्थगन कौन करेगा? तो याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करेगा। और राज्यसभा में कौन करेगा? चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति। इस बात को याद रखना। लेकिन सत्रावान और सत्र को बुलाने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का। और स्थगन करने का उनके अध्यक्षों का होगा, जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, याद रखना। ये सारी बातें कहां दे रखी? अपने आर्टिकल नंबर 85 के अंदर दे रखी। आई बात में? चलिए अब हम बात करते इसमें अगला 85 हो गया आपका, ठीक है। हाँ, अपन सारे आर्टिकल पीछे वाले डिस्कस कर लिए, 86, 87 और 88, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89, निवासी क्या कहता है। 89 से लेकर अब आप लगभग 91-92 तक आर्टिकल पढ़ोगे, वो अध्यक्षों के बारे में दे रखे हैं। आर्टिकल 89 87 के अंदर क्या दे रखे है भाई? 87 में दे रखे हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जो होंगे, पीठासीन अधिकारी। भाई राज्यसभा में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? राज्यसभा में अपने 3 अधिकारी होते हैं, याद रखना। एक तो होता है सभापति, जिसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन। एक होता है उपसभापति, जिसे डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, उपसभापति। और एक होता है चीफ सेक्रेटरी, जिसे बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं भाई? महासचिव। चीफ सेक्रेटरी, उपसभापति और सभापति, ये 3 होते हैं
हमारी राज्यसभा में। बाकी एक पक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हमेशा क्या होता है भाई, सभापति। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी पहले? आर्टिकल नंबर बताइए कौन सा था? आर्टिकल नंबर था 64। आर्टिकल 64 में ये दे रखा था वे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन आर्टिकल 89 में भी ये बात लिखी हुई है, क्योंकि 64 तो किसका था, उपराष्ट्रपति के टॉपिक में था। अब 89 किस में आ गया, राज्यसभा में। तो याद रखना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में भी ये बात है और आर्टिकल नंबर 89 के अंदर भी बात है। ये क्या दोनों ही करने हैं? हाँ, और दोनों ऐसे नहीं आएंगे जैसे 64 दे दिया, 89 दे दिया, 70 दे दिया, 75 दे, ऐसे ऑप्शन नहीं बनाए। ठीक है, हाँ, वो ए बी सी और डी ऐसे, या तो आपको 64 मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, 89, एक ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, या फिर आपका क्या होगा, एक ऑप्शन दे देगा सी में ए और बी दोनों है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर बना रहा है ना, वो इस तरीके के ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है। ये अपने दिमाग की सोच है कि दोनों ऑप्शन में आगे तो कौन सा करेंगे, दोनों आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर अपना ऑप्शन ऐसा देगा वो बना के। ठीक है, हाँ, ये पढ़े लिखे आदमी है ना वो, जो पेपर बना रहा है। कहिएंगे सर जी दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे, ऑप्शन में देगा क्यों दोनों, जब दोनों में बात ही सेम लिख रखी है। हाँ, फिर कौन सा करके आए, कौन सा नहीं करके आना, फिर अपन ग्रेस मार्क मिलेगा एक। तो वही चीज है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति को राज्यसभा से चुना जाएगा। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 245। इन्हीं 245 में से एक क्या बनेगा, उपसभापति चुना जाएगा, लेकिन सभापति को नहीं। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही चुना जाता है, याद रखना। हाँ, तो आर्टिकल 89 के अंदर ये दे रखा है, इस चीज को याद रखना। पहले उपसभापति कौन रहे हैं, सभापति कौन रहे, उन सभी के ऊपर आप बात करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 90। क्या कहते हैं, 90 में दे रखा है उपसभापति अपना रिजाइन लेटर, अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देगा भाई, सभापति को। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को। और जब प्रश्न न्यू पूछ ले, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, बता सकता कोई? सभापति अपना रिजाइन लेटर किसको देगा? हाँ, क्योंकि वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है। क्योंकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देगा ये, राष्ट्रपति को। और ये बात कौन से आर्टिकल में, 67 में। ठीक है, वहां लिखी हुई है, क्योंकि यहां तो इसका रिजाइन लेटर का कोई मतलब। तो उपसभापति सभापति को देता है, लेकिन सभापति राष्ट्रपति को, क्योंकि वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना। अब यदि हम बात करें, यहां पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राज्यसभा, इस राज्यसभा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, और एक आपसे पूछे वर्तमान कौन है। बस इतना याद रख लेना। एक आदि महिलाएं याद रखनी पड़ेंगी आपको, जो पहली बार बनी थी, उनके बारे में। तो ध्यान से सुनना, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपसे पूछा जाए वर्तमान सभापति कौन है, सीपी कृष्णन, कि उपराष्ट्रपति ये बन गए अब। ठीक है, हाँ, इस चीज को नोट डाल के याद रखना आपने। अब तक कोई भी महिला, अब तक कोई महिला सभापति नहीं बनी, कोई महिला सभापति नहीं बनी, सभापति नहीं बनी। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना। अब तक कोई भी महिला सभापति के रूप में काम नहीं करा, यानी आज तक देश की कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, याद रखना। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। चलिए, राज्यसभा में पहले उपसभापति कौन थे, डिप्टी चेयरमैन की बात कर लेते हैं। अब उपसभापति,
और आपसे पूछेगा वर्तमान कौन है, वर्तमान उपसभापति कौन है। तो वर्तमान उपसभापति कौन है और पहले उपसभापति कौन है, इनके बारे में। तो पहले उपसभापति की बात करें तो वो याद रखना भाई आपने, हमारे वो थे किरसन राव मूर्ति। कौन थे भाई? किरसन राव मूर्ति। वर्तमान में हमारे उपसभापति की बात करते हैं तो वो याद रखना भाई, वर्तमान में हमारे उपसभापति है हरिवंश नारायण। ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी तक कोई भी महिला सभापति नहीं बनी, लेकिन यहां से प्रश्न जरूर बनेगा कि बताइए हमारी राज्यसभा में पहली महिला, फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन कौन थी राज्यसभा में? पहली महिला उपसभापति, उपसभापति ये याद रखना आपने, उसका नाम था भाई अल्वा, अल्वा वायलेट, वायलेट। अल्वा वायलेट जो है वो याद रखना पहली महिला उपसभापति के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑन राज्यसभा, तो याद रखना अल्वा वायलेट। उसके बाद आपने याद रखना है सबसे लंबे समय तक, लंबे समय तक उपसभापति, उपसभापति जो है वो याद रखना कौन है उपसभापति, उसका नाम है भाई नजमा, वेरी गुड, हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला याद रखना, ये क्या है, हमारी राज्यसभा में 17 वर्ष तक उपसभापति के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, 6 6 2 12 6 3 18, यानी ये राज्यसभा में कितनी बार मेंबर बनी? 3 बार। ठीक है, और राज्यसभा का मेंबर ही क्या होगा? उपसभापति होगा, इसका अपन पता ही है राज्यसभा। तो नजमा हेपतुल्ला, और ये दोनों महिलाएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन कौन सी भी नहीं जीती थी, दोनों हारी थी, याद रखना। और उसमें राष्ट्रपति वाले में अपन ने क्या करा था, 7 महिलाएं थी, जिसमें चुनाव जीत भी गई थी 2 तो, लेकिन यहाँ पर दोनों महिलाएं थी जिन्होंने उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, लेकिन आज तक उपराष्ट्रपति कोई भी महिला नहीं बनी है, याद रखना। बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 साल तक रहे थे, मैंने पढ़ा चुका। और तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक ही पढ़ना, ये तो लंबे समय तक हो रहे हैं। तो पहली महिला उपसभापति कौन थी? अल्वा वायलेट, याद रखना। सबसे लंबे समय तक उपसभापति नजमा हेपतुल्ला, ये भी महिला ही है, नजमा हेपतुल्ला, 17 वर्ष तक राज्यसभा में। बस एक लास्ट पॉइंट और याद रखना आपने अच्छे से, ये मैं एक नाम सुना होगा, बताइए देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल है, याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं, यह राज्यसभा में उपसभापति के रूप में भी काम कर चुकी है। सभापति नहीं कह रहा मैं, उपसभापति। तो हाँ सभापति, हाँ। तो ऐसी कौन सा देश का राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में उपसभापति के रूप में काम कर चुका है? तो वो हमारी कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? या राज्यसभा के बारे में। हाँ, सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। उपसभापति किसको देगा? सभापति को। ठीक है, इन पदों के बारे में, सभापति उपसभापति के बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 89 में। 90 में क्या दे रखा है भाई? ये त्यागपत्र किसको देंगे, रिजाइन लेटर किसको देंगे, इसके बारे में करिए जल्दी से नोटिस को, आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो आगे, चलिए 1-2 आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आर्टिकल नंबर कौन सा आता है? 91।
निवासी 90, 91 सारे किससे संबंधित हैं? राज्यसभा से ही। इनमें लोकसभा का कोई, जहां पर संसद शब्द आ गया ना, तो वहां पर तो लोकसभा राज्यसभा, जैसे मैंने अभी पढ़ा था अपने आर्टिकल 85, लोकसभा को भंग, लेकिन संसद के सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, उनके ऊपर आगे चर्चा भी करनी है अपन ने। तो देखिए आर्टिकल 91 जो कहता है वो क्या कहता है, याद रखना। सभापति और जो उपसभापति हैं, ठीक है, का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये मान लीजिए अपने पास 245 मेंबर है यहाँ पर, ठीक है, हाँ 245 में भारत का उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, ठीक है, मतलब सभापति भी नहीं रहा, एक बार सभापति उपराष्ट्रपति छोड़ो, 245 मेंबर हैं और मैं राज्यसभा का सभापति हूं, मैंने त्यागपत्र दे दिया, मान लो मैंने पद छोड़ दिया, और जो मैंने त्यागपत्र दिया तो उपसभापति किसके रूप में काम करेगा? सभापति के रूप में। अब वो भी क्या कर देता? त्यागपत्र। अब राज्यसभा में ना तो सभापति रहा ना उपसभापति, उस टाइम पर क्या होगा? जितने भी वो मेंबर बैठे हैं उनमें से क्या किया जाएगा? किसी एक को सभापति बनाया जाएगा, याद रखना। तो यहां पर क्या दे रखा भाई? जब सभापति उपसभापति के पद रिक्त होते हैं तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करेगा, ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, तो उस टाइम पर कौन करेगा? तो याद रखना राष्ट्रपति डिसाइड करेगा फिर, ठीक है, हाँ किसको बनाना है, ठीक है, वो टेम्परेरी होगा, फिर चुनाव होता है, फिर असली बनते, याद रखना। उसके बाद ध्यान से सुनना अगली लाइन 91 के अंदर ही दे रखी, सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता का निर्धारण राज्यसभा ही करेगी। इस बात को याद रखना, राज्यसभा की अध्यक्षता का निर्धारण राज्यसभा। इस लाइन में और उस लाइन में फर्क क्या है? ये मान लीजिए हाँ मैंने अपना पद छोड़ दिया तो अगला मेरी जगह कौन काम करेगा? ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये मान लीजिए मैं आपका 10 दिन की छुट्टी के लिए चला गया तो उस 10 दिन कौन काम करेगा? वो राज्यसभा डिसाइड करेगी। वे 10 दिन के लिए इनको क्या बना देते हैं? अपना सभापति बना लेते हैं, ठीक है, हाँ मॉनिटर 10 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद वापिस मैं ही वहां पर काम करूंगा। यदि मैंने पद छोड़ दिया तो फिर तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ठीक है, हाँ। और यदि मैं छुट्टी पे चला जाता हूं या बीमार हो जाता हूं उस टाइम पर राज्यसभा खुद क्या करेगी? निर्धारण करेगी हमारी अध्यक्षता कौन करेगा। आए सुनिए दोनों, बातें यही हैं, इस बात को याद रखना। हाँ तो अच्छा आगे चलिए, अगला बात आती है आर्टिकल नंबर 92 क्या कहता है? जब सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प राज्यसभा में चर्चा में हो तब ये पीठासीन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? ये मान लीजिए राज्यसभा में सभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, उस टाइम पर फिर मैं राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करूंगा, तब तक वो प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है। इस बात को समझे बात में? भाई पॉइंट ये है, देखो ध्यान से, अब मान लीजिए अपना राज्यसभा का सभापति सही ढंग से काम नहीं कर रहा या उपसभापति सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उनको हटाने के लिए क्या लाया जाएगा? एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और जब वो प्रस्ताव लाया जा रहा है, जब वो प्रस्ताव लाया जा रहा है उस टाइम पर राज्यसभा की अध्यक्षता वो बंदा नहीं करेगा जिसको हटाने के लिए लाया गया, यानी सभापति को हटाने के लिए लाया गया है सभापति को यदि हटाने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है, और मान लीजिए वो प्रस्ताव आज रखा गया, चर्चा हो रही है, उस टाइम पर सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होगा उस समय, याद रखना। यदि वो प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर तो वो हट ही जाएगा, ठीक है। यदि नहीं हुआ, वो मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो जैसे वो प्रस्ताव खत्म हो दोबारा से सभापति वो बन जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तब तक वो अध्यक्षता नहीं करेगा। वो ये नहीं कि फिर तो मान लो मेरे को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, इन्होंने साइन कर दिया, इन्होंने नहीं, अध्यक्ष मैं हूं, ठीक है, ये इन्होंने साइन कर दिया भाई, वो ये कहते हैं नहीं हटना चाहिए, और मेरे को लग रहा है भाई ये कहेंगे हटना चाहिए, मैं उससे पहले ही क्या कर दूंगा? उसको बंद ही कर दूंगा, आज की बैठक समाप्त, कल करते हैं बात, ठीक है, हाँ, मतलब आगे पहुंचे नहीं दूंगा, सीधी सी बात है कि सारा उसमें होता। तो इसलिए कह रखा कि जब अपना क्या हो रहा होगा भाई, हटाने का प्रस्ताव आ रहा है, तब उस टाइम पर ये सभापति नहीं होगा, और यदि उपसभापति को हटाने का जा रहा है तो उपसभापति नहीं होगा उस पद पर, ठीक है। उस टाइम पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी का मतलब यही होता है, इस बात को याद रखना। अभी अपन जो निवासी से लेकर
92 तक आर्टिकल की बात करी, वो आर्टिकल सिर्फ किससे जुड़े हुए थे? राज्यसभा से। सेम बातें अब किसकी आएंगी? लोकसभा की। अब किसकी आएंगी? लोकसभा। आर्टिकल 93 में क्या दे रखे हैं वे? लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों में एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वर्णन कौन से आर्टिकल में? 89 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना 93 यानी आर्टिकल नंबर 93 के अंदर है। और इसमें क्या दे रखा है? लोकसभा के सदस्यों में से क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में क्या था? जो सभापति तो उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उपसभापति 245 में। पूरे टोटल मेंबर कितने होते हैं भाई? 543। उन 543 में से एक स्पीकर बनेगा और एक क्या बनेगा? डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष बनेगा। आई बस में? हाँ। अब बात आती है यहां पर एक चीज और लिख रखी, प्रोटेम स्पीकर। एक हमारी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भी होता है। ठीक है, हाँ। ये क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? ध्यान से सुनना आप, तो ध्यान से सुनना भाई। प्रोटेम स्पीकर को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। जैसे हमारी मान लीजिए आज तारीख है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हमारी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया। ठीक है, हाँ। 1 तारीख को रिजल्ट आ गया। उसके बाद सारे के सारे सांसद मान लीजिए 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में क्या हुए? इकट्ठे हुए। ठीक है, मैं सरकारी लोकसभा में 5 तारीख को। अब 5 तारीख को जब सारे देश के जितने भी एमपी 543 वो इकट्ठे होंगे, सीधी सी बात है। अब उनमें से क्या होगा भाई? फिर एक अध्यक्ष भी चुनना है, एक उपाध्यक्ष भी चुनना है, फिर आगे की कार्रवाई होंगी, सत्र वगैरह चलेंगे। अब ये तो है नहीं उसी दिन 5 तारीख को सारा कुछ चुन लिया जाएगा, टाइम लगेगा। मान लीजिए अपना 10 दिन का टाइम लग जाए, 15 दिन का टाइम लग जाए, ये जी, तो 10-15 दिन तक लोकसभा की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर होगा कौन? प्रोटेम स्पीकर याद रखना, जब भी हमारी नई लोकसभा गठित होती है और उसमें सबसे ज्यादा उम्र का कोई भी एमपी है यानी सांसद है, उसको क्या कर दिया जाता है? प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। चुनाव नहीं होता इसका। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता भाई? राष्ट्रपति करता है। ये मान लीजिए सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। और बीजेपी में लगा भाई ये सबसे बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि बुजुर्ग के मान भी लेंगे, इतने अध्यक्ष नहीं बनता है। और बीजेपी का एक बुजुर्ग एमपी को क्या कर देगा? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। भाई जब तक असली स्पीकर नहीं आता तब तक आप काम करोगे। जिस दिन असली आ जाएगा आपका कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, उसके हाँ, जब तक अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। बताइए, पेपर में पूछा जाएगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं, वहां इलेक्शन होता है, वो चुनाव होता है। ये तो चुने जाएंगे दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं, अपॉइंटमेंट होती, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सत्ता दल का किसी भी एक एमपी को, जरूरी को नहीं बुजुर्ग ही होना चाहिए, एक एमपी को क्या बना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर काम क्या करेगा? पेपर में पूछ लिया जाए प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं, और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। ठीक है, हाल फिलहाल एग्जामों के अंदर। पहले तो नहीं आता था, प्रोटेम स्पीकर पढ़ाया ही नहीं जाता था क्लास में भी। होता क्या है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पढ़ाई आगे चले, लेकिन अब पढ़ाना पड़ता क्योंकि पेपरों में आने लग गया। तो प्रोटेम स्पीकर के काम क्या होते हैं? इसका पहला काम क्या होता है? ध्यान सुनना, जो हमारे अध्यक्ष होंगे और जो हमारे उपाध्यक्ष होंगे, क्योंकि अभी तक वो बने नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन चुनाव किस तारीख को होंगे या तारीख जो डिसाइड करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये मान लीजिए 5 तारीख में इकट्ठे हुए हैं और कह देता है कि राष्ट्रपति कहता है भाई 17 दिसंबर को हमारी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या होंगे? चुनाव होंगे। डेट किसने निर्धारित करी है? राष्ट्रपति ने, न कि चुनाव आयोग ने। ठीक है, लेकिन 17 दिसंबर को जो चुनाव करवाएगा वो करवाएगा कौन? फिर प्रोटेम स्पीकर करवाएगा। हाँ, यहां पर यही चीज समझानी है, चुनाव आयोग का यहां पर कोई रोल नहीं है अध्यक्ष उपाध्यक्ष में। ठीक है, हाँ, अपनी क्लास में से मॉनिटर छांटना है तो आप ही छांटांगे। ठीक है, हाँ, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है?
ठीक है, अपन पता है किसको चुनना है किसको नहीं। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई डेट कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। चुनाव करवाएगा कौन? प्रोटेम स्पीकर। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा काम क्या होता है इस प्रोटेम स्पीकर का, वो सुन लीजिए। प्रोटेम स्पीकर का दूसरा काम क्या हो गया? अपने से ज्यादा तो ये माखी पढ़ा जरूर फुल हो रही। चलिए अब देखिए दूसरा काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का। तो दूसरा काम याद रखना भाई, नंबर 2 पे यदि मैं बात करूं, वो हमारे जितने भी सांसद होते हैं उन सांसद को क्या करना? शपथ दिलाना। सांसद को शपथ दिलाना। हाँ, ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना। ये मान लीजिए मैं कांग्रेस का हूं, सरकार किसकी? बीजेपी की। मैं कांग्रेस से एमपी चुनकर गया हूं, तो क्या मेरे को शपथ दिलाई जाएगी? बिल्कुल। कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। यानी इस कमरे में जो भी आएगा प्रत्येक बंदे को क्या करनी होगी? शपथ दिलानी होगी। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना एक चीज। अब आप पे यहाँ पर 543 बंदे आए, यहाँ पर एमपी आए, सभी को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। इस प्रोटेम स्पीकर को तो राष्ट्रपति दिला देगा अकेले के दो, बाकी सारे जो 542 बच गए उनको शपथ कौन दिलाएगा? फिर प्रोटेम स्पीकर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिख बाद में लियो, ये लिखना। अब क्या हो गया? 543 बंदे हो गए इस कमरे में, इनमें से एक अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष। क्या उनको शपथ लेने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो शपथ ले चुके हैं। इसलिए याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। ये चीज याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शपथ वो ले चुके हैं प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, एमपी के द्वारा। यदि मान लीजिए अपने में से कोई मंत्री बनना है तो शपथ दिलाई जाएगी, फिर दिलाया जाए, क्योंकि अब वो मंत्री बनने जा रहा है, इस कमरे में नहीं, कमरे से बाहर का मेंबर बनने जा रहा है वापिस, वो वहां शपथ ले रहा। ठीक है, इस चीज को याद रखना आपने। तो कौन शपथ नहीं लेते? याद रखना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते, उनको शपथ और सांसदों को शपथ कौन दिलाता? भाई प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना। चलिए, ये बातें आपने याद रखनी है। आर्टिकल 93 जो है 93 के बारे में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर समझ में आ गया? हाँ, कल पे इसमें थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं आपसे परिचय। एक तो होता है इसमें अध्यक्ष, एक क्या होता है भाई? उपाध्यक्ष, और एक इसके अंदर क्या होता है फिर? महासचिव भी होता है, चीफ सेक्रेटरी। महासचिव वहां नहीं पढ़ाए गए थे, यहाँ पर चलो पढ़ाते हैं, इकट्ठे करवा दो। महासचिव एक क्या होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव। एक याद रखना है आपने यहाँ पर, जो आपका प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी होता है, दोनों जगह होता है। चीफ सेक्रेटरी लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। क्या होता है इसके ऊपर भी चर्चा करनी है, आगे आप बात करेंगे। तो इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो ये पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर का पता चल गया क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर, पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था भाई? वो याद रखना, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहला था। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जो हमारी वर्तमान में कौन सी लोकसभा बनी? हमारी 18वीं। ठीक है, हाँ, तो वर्तमान में हमारी जो 18वीं लोकसभा थी उसके कौन थे भाई? तो वो याद रखना भाई, महताब भरतेरी, महताब भरत हरि। महताब भरत हरि जो हैं वो हमारे क्या थे भाई? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। अब तो कोई नहीं है, क्योंकि अब तो अध्यक्ष बन गया ओम बिरला। जब तक अध्यक्ष नहीं बनता तब तक ये काम करता है, उसके बाद इसका पद समाप्त हो जाता है, याद रखना। ये चीज आपने अच्छे से याद रखना। इसका तो पहला और वर्तमान दो याद रखने हैं। हाँ, अध्यक्ष भी थे, ठीक है, ये अध्यक्ष भी होना। जैसे मान लीजिए मेरे को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया भाई अपना, क्योंकि सत्ता दल का हूं मैं, और मेरे को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। अब आगे इलेक्शन होने हैं, सरकार बीजेपी की, मैं बीजेपी का मैं हूं, और फिर वो कह देते हैं बीजेपी वाले भाई आप ही क्या बन जाइए? अध्यक्ष बन जाइए। तो फिर मैं क्या बन जाऊँ? प्रोटेम स्पीकर से अध्यक्ष बन जाऊंगा।
हाँ, दोनों पदों पे एक आदमी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार का ही होता है, ये भी सरकार का ही होता है। ठीक है, चलिए आज इतना करना है, बाकी बातें करते हैं आप अगली क्लास में, इससे आगे